जैसा पेड बैच में जीएसटी पढ़ाया था सेम वैसा मैं यहां पर आपको पढ़ा। कौन बंदा एलिजिबल हो जाता है जीएसटी पे करने के लिए, सारा का सारा होलसम पैकेज आपको मिलने वाला है इस एक लेक्चर के। खाना खाना है, दारू पीनी है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। कौन लगाता है, कौन पे करता है, कैसे दिया जाता है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था ये। अब क्या है जीएसटी, पूरा का पूरा डीप एनालिसिस कर लेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि ये आपके करिकुलम का हिस्सा भी है। क्वेश्चंस करेंगे। देखो हम क्या पढ़ने वाले, आज मैं आपको पूरा का पूरा पहले ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि भैया ये शब्द है क्या, जीएसटी ने कौन से टैक्सेस को हटाया और फिर जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी का क्या कैरेक्टर है, कौन लगाता है, कौन पे करता है, कैसे दिया जाता है, और कितने लाख की सेल हो जाएगी उसके ऊपर जीएसटी देना है, जीएसटी की परसेंटेज क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, और कौन बंदा एलिजिबल हो जाता है जीएसटी पे करने के लिए। उसके बाद जर्नल विद जीएसटी, कैश बुक विद जीएसटी, अदर बुक्स विद जीएसटी, सारा का सारा होलसम पैकेज आपको मिलने वाला है इस एक लेक्चर के अंदर। लेक्चर बहुत क्रिस्प है, सुपर वन शॉट नाम दिया गया है इसको, यानी हर वो चीज जो कि आपको जीएसटी के बारे में जाननी चाहिए वो सारी की सारी आपको यहां मिल जाएगी। इन शॉर्ट दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा पेड बैच में जीएसटी पढ़ाया था सेम वैसा मैं यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं, प्योर रिकॉर्डेड। बट ये पेड बैच वाला लेक्चर नहीं है, डेडिकेटेड शूट किया गया है। जैसे वाउचर मैंने पेड बैच वाला डाला था, ठीक है ना। चलो अब यहां पर एक बात है कि हमको जीएसटी से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई साहब गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो हम अभी मैं आपको पढ़ा ही दूंगा कि टैक्स क्या होता है। देखो टैक्स तो आपको सबको पता है क्या होता है। जब सरकार, कहते हैं ना, जिस देश में रहना है वहां की सरकारें हमसे हमारी इनकम पर, हमारे खर्चों पर कुछ हिस्सा मांगती हैं। सारी सरकारें नहीं, कुछ नेशन टैक्स फ्री भी है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आपको छीक आई तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कमाना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल टैक्स को अगर मैं आपकी एज के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक टैक्स होता है प्यारे बच्चों डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स। और एक टैक्स होता है प्यारे बच्चों, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। पहले 2 मिनट बात करते हैं कि हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो टैक्स डायरेक्टली मेरे ऊपर थोपा जाएगा और मुझे ही पे करना होगा उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मेरी इनकम का टैक्स कोई और पे नहीं कर सकता, मैं ही पे करूंगा, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। मेरी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उस प्रॉपर्टी पे मैं रह रहा हूं या मेरा किराएदार रह रहा है, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तो मेरा भाई भी उसके ऊपर टैक्स नहीं भर सकता। समझ रहे हो? मेरी मां की इनकम का टैक्स मेरी मां ही भरेगी। तो वो टैक्स, मेरी वेल्थ टैक्स, मेरा प्रॉपर्टी टैक्स, मेरा हाउस टैक्स, मेरी इनकम टैक्स, फाइनल बर्डन मेरे ऊपर ही पड़ेगा। मेरी इनकम है, मेरे ऊपर ही टैक्स पड़ेगा। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगाया किसी और पर्सनैलिटी के ऊपर जाता है लेकिन थोपा किसी और के ऊपर जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा कि हम मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने जाते हैं। आप बर्गर जब खाने जा रहे हो तो आप वहां पर जीएसटी पे कर रहे हो, आप एक टैक्स पे कर रहे हो जो कि 5% होता है। सरकार ने वो जीएसटी लगाया मैकडॉनल्ड कंपनी के ऊपर, कह रही भैया तुम क्या कर रहे हो, बर्गर बेच रहे हो, तुमने बन खरीदा, तुमने आलू खरीदे, तुमने क्या कहते हैं मसाले खरीदे, तुमने तेल खरीदा, तुमने एम्प्लॉयज इकट्ठे किए, तुमने इंफ्रा डाला। इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा वो नहीं होता, कोई नमक शमक नहीं है। तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, तुमने एडवर्टीजमेंट की, तुमने बर्गर बेचे, तुमने बाहर जोकर बैठाया, तो भैया उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे। अब मैकडॉनल्ड कहता है कि यार देखो बर्गर एंजॉय कौन कर रहा है, जो मेरी दुकान पे आ रहा है, तो मैं ये टैक्स उनसे ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कहा कि भैया तुम्हें मूवी पिक्चर मतलब थिएटर में जाकर वो देखनी है पिक्चर, तो सारे थिएटर के ऊपर क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। एंटरटेनमेंट टैक्स होता था पहले, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने आपको बर्गर का एग्जांपल दिया उसको वैट बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स।
तो अगर आपको स्त्री 2 मूवी देखने जाना है तो वो टैक्स लगाया गया थिएटर मालिकों के ऊपर। उन्होंने कहा भैया एंजॉय कौन कर रहा है, हंस कौन रहा है, डर कौन रहा है, रो कौन रहा है, नाच कौन रहा है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में थोप दूंगा। सरकार ने लगाया मेरे पर, मैंने थोप दिया किसी और के ऊपर। समझ रहे हो? एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी जीएसटी पर नहीं आया हूं मैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, ये सेम एग्जांपल मैं कई सालों से दे रहा हूं। एक फार्मर है, समझना प्यारे बच्चों, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक है फार्मर, फार्मर ने 0 रुपीज के बीज लिए, मेहनत, कहते हैं ना जो हमारे देश का किसान है वो मिट्टी को सोना बना देता है, वही उसने किया। 0 रुपीज के गेहूं के बीज लिए और खेत उसका था, कोई फर्टिलाइजर नहीं लगाया, अपनी मेहनत से उसने फसल उगाई। 0 रुपीज के बीज से उसने 100 रुपए की फसल उगा दी, एग्जाम्पल के तौर पर। ये वीट जो था, 100 रुपीज का जो वीट था, वो खरीद लिया एक मिल ने, फ्लोर मिल ने, एक फ्लोर मिल ने उसको खरीद लिया। अब फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, उसे धोया, सुखाया और उसको पीस दिया और आशीर्वाद की अच्छी अच्छी थैलियों में एडवर्टीजमेंट कराकर हेमा मालिनी से बेच दिया। ये 100 रुपए का गेहूं धोया, सुखाया, पीसा, पैकिंग किया और ये 500 रुपए का गेहूं बना दिया। बहुत ही बढ़िया। अब या तो ये गेहूं कोई कंज्यूमर खा लेगा, या इन्होंने क्या किया, अभी कंज्यूमर ने नहीं खरीदा, इन्होंने एक बेकरी वाले को बेच दिया। सही है जी। बेकरी वाले ने इस 500 रुपए का आटा लेकर हल्का सा घी लगाया, हल्का सा इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया और अवन में तोड़ दिया, पहले गूंदा भी होगा, और वहां से बना दी बड़ी शानदार 1200 रुपए की हार्वेस्ट की ब्रेड, 100% आटा वाली। समझ पा रहे हो ना? तो 100% आटा वाली 1200 रुपए की ब्रेड बना दी। यह ब्रेड भी आपने मक्खन लगाकर, अंडा लगाकर खाने के लिए नहीं खरीदी, यह ब्रेड खरीद ली एक केक मेकर ने। ठीक है जी, यह ब्रेड खरीद ली एक केक बनाने वाले बंदे ने, जो केक बनाता है। सही है जी। 1200 रुपए की ब्रेड ली और उन सारी 1200 रुपए की ब्रेड का उसने केक बना दिया। केक बनाया प्यारा सा, बढ़िया सा, क्रीम क्रूम लगाकर, ठीक है ना, फॉन्ट, शुगर फॉन्ट जो भी कहते हो आप लगाकर, ठीक है जी, और उसको 5000 रुपए का बेच दिया। आपने खरीदा हैप्पी बर्थडे टू यू करने के लिए। ये वाला केक कस्टमर को बेचा, क्योंकि कस्टमर की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, भाई ने सरप्राइज देना था, भाई ने 5000 रुपए का केक खरीदा और कस्टमर ने 5000 रुपए उसको दे दिए। अभी 5000 का केक कटा, सब में बटा, खा ले। समझ में आई बात? चलो, सबसे पहले एक वर्ड समझो, उस वर्ड का नाम होता है बेटा वैल्यू एड। ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको हिस्ट्री समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, दिस वन शॉट इज सुपर वन शॉट। इतिहास सब पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं सीए फाइनल स्टूडेंट था, मुझे तो सब पता है बेटा। ये सब पढ़ के छोड़ दिया, पढ़ा के छोड़ दिया। तो क्या था भैया, देखो, फार्मर ने 0 रुपीज से 100 बनाए हैं। फार्मर ने 0 रुपीज से 100 बनाए हैं। सही है जी। तो फार्मर ने क्या कहा, मान लेते हैं, वैसे तो बेटा खाद्य पदार्थों के ऊपर कोई टैक्स लगता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं सरकार कहती है कि भैया आपने गेहूं के ऊपर, जैसे फसल के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो कोई भी टैक्स नहीं दिया। वैसे फार्मर ने 0 रुपीज की चीज को 100 बनाया, तो उसने वैल्यू कितनी ऐड की है नेशन के अंदर? 100 रुपया। समाज में प्रोडक्शन कितनी की उसने? 100 रुपए की। इसको बोलते हैं वैल्यू ऐड करना। तो फार्मर ने ऐड की है वैल्यू, कितने रुपए की भैया? 100 रुपए की। छोड़ देते हैं। ये 100 रुपए का गेहूं जब वो बेचेगा, किसको बेचेगा? फ्लोर मिल वाले को। फ्लोर, देखो यहां तो टैक्स इसने भरा ही ना, क्यों नहीं भरा? क्योंकि भैया इसने तो फ्री के, मैं आपको फिर बोल दूं, आप फिर कोई कमेंट मत करना कि सर गेहूं पे तो टैक्स लगता नहीं है, मुझे पता है यार, एग्जांपल बता रहा हूं, एक एग्जांपल समझो। इसने 0 रुपए के गेहूं 100 के बना दिए, तो फार्मर ने किसी को कोई टैक्स दिया नहीं है, कोई जीएसटी भरा नहीं है, क्योंकि उसने तो फ्री में खरीदा। अब यहां पे इसने जब इसको बेचा, तो ध्यान समझना, अब फ्लोर मिल वाला फार्मर को 100 रुपए का जीएसटी भरेगा।
मान लेते हैं 5% जीएसटी का रेट चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसने 100 रुपए का गेहूं खरीदा, 5 रुपए जीएसटी गेहूं वाले जो खरीदा वो फार्मर को दे दिया। फार्मर ने 100 रुपए अपनी जेब में रखे और 5 रुपए सरकार को जमा करा दिया। पूरी बात समझना, अभी को बहुत सारे डाउट क्रिएट हो रहे होंगे तुम्हारे। अब इसको ये गेहूं कितने का पड़ा, गेहूं कितने का पड़ा, 105 रुपए का पड़ा। कितने का पड़ा, 105। अब इसने क्या किया, उस 105 रुपए गेहूं को धोया, सुखाया, पीसा, थैली में डाल के बेच दिया 500 रुपए का। ये किसने खरीदा बेटा, बेकरी वाले ने खरीदा। बेकरी वाला भी 500 पर 5% एक्स्ट्रा क्या देगा, जीएसटी भरेगा। अब इसने जीएसटी कितना भरा, ध्यान समझना बहुत ध्यान से, 500 का 5% होता है बेटा लगभग 25 रुपया। कितना हो गया, 25 रुपया। सही है जी। अब देखो ये 25 रुपए जीएसटी इसने इसको दिया, इसने इसको दिया था। सही है जी। ये इसके पास आया, ये इससे गया। यहां पर ये इससे गेहूं खरीद रहा है तो 1200 का 5%, ये 60 रुपए जीएसटी इसको देगा। इसने 25 रुपए भर रखा है और 60 रुपए केक मेकर से कलेक्ट कर रखा है। कस्टमर 5000 पर 5% जीएसटी देगा, 250 रुपया। ये इसको कितना जीएसटी देगा, 250 रुपया। अब मेरी बात ढंग से समझना, बहुत ज्यादा ढंग से। सरकार ने फार्मर को बोला कि भैया देखो तुम 0 रुपए का गेहूं खरीद रहे हो, बीज खरीद रहे हो हम, और 100 का बेच रहे हो, तो 100 पे भैया हमें 5 रुपए जीएसटी चाहिए, हम तो तुमसे लेंगे। फार्मर कहता है यार गेहूं मैं थोड़ा ना इस्तेमाल कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा है कौन, फ्लोर मिल वाला। तो उसने बोला भैया देख 100 रुपए तो मेरे हैं, 5 रुपए सरकार के भी तेरे को देने पड़ेंगे। वो कहता है जी ठीक है। अब देखो 100 रुपए इसने 105 रुपए लेगा, 100 रुपए अपनी जेब में रखे फार्मर ने, और 5 रुपए किसको दे दिए, सरकार को दे दिए। सरकार के पास कितने पहुंच गए, 5 रुपए। सरकार के पास कितने पैसे पहुंच गए, ग्रीन कलर, सरकार के पास पहुंच गए, गवर्नमेंट के पास 5 रुपए पहुंच गए। ठीक है जी। अब देखो इसने 5 रुपए दे दिए। अब यहां पर 500 रुपए का इसने गेहूं क्रिएट किया, वैल्यू एड कितनी की इसने, 400 रुपए की। 100 रुपए की चीज में 500 रुपए की बना दी। 1200 रुपए वाले इसने बेचा कितने का, 1200। इसने 25 रुपए इससे खरीदे। ठीक है। बेकरी वाले ने फ्लोर मिल वाले को 500 रुपए का फ्लोर लिया था और 25 रुपए क्या दिया था, जीएसटी। अब ये इसको मिला था। अब ये बात सुनना, फ्लोर मिल वाले की इंटेंशन देखना। फ्लोर मिल वाले ने 5 रुपए फार्मर को दिए थे और 25 रुपए लिए किससे थे, बेकरी वाले से। सरकार को बोलेगा देखो सर 5 रुपए मैं ऑलरेडी जमा कर चुका हूं फार्मर को, 25 रुपए मुझे मिले हैं, 20 रुपए मैं आपको और दे दूंगा। अब ये गवर्नमेंट को ये माइनस करके 20 रुपए और दे देगा, 25 नहीं देगा। 5 रुपए ऑलरेडी इसकी जेब से जा चुका है, तो 30 रुपए थोड़ा ना देगा। ये समझ रहे हो, इसको बोलते हैं कास्ट कार्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, कास्ट कार्डिंग। अभी आएगा। यानी जितना आप वैल्यू ऐड का मतलब है जितनी आप वैल्यू ऐड करोगे उसके ऊपर टैक्स दोगे। ध्यान से देखोगे तो 100 की वैल्यू ऐड कितनी हुई है, 400 रुपए। तो 400 का 5% यानी 20 रुपए भरना है आपको। देखो आपने 20 रुपए ही भरा है। जितना आप जीएसटी देते हो और जितना आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, दोनों को माइनस करके सरकार को देना है। 5 रुपए दिया, 25 रुपए लिया, तो आपके पास सरकार का कितना पड़ा हुआ है, अब खाली 20 रुपए, वो आपको भरना है। 20 रुपए दे दिया। अब यहां पर देखो इसने 25 रुपए भर रखा है और 60 रुपए ले रखा है। ये कितना भरेगा बेटा, ये भरेगा 35 रुपए। 35 रुपए। बेकरी वाले की बात देखो, उसने 25 रुपए जीएसटी किसको दिया था, फ्लोर मिल वाले को, और आगे केक मेकर से कितना लिया था, 60 रुपया। सरकार को बोलेगा देखो 25 तो मैं ऑलरेडी जमा कर रखा हूं, 60 रुपए मुझे मिला है, 60 माइनस 25 कितना हो गया जी, 35 रुपए, ये आप पकड़ लो। सरकार कहते जी ठीक है, बहुत बढ़िया। इसने देखो 60 रुपए भर रखा है, 250 रुपए ले रखा है, तो ये वाला बंदा जो है, ये वाला बंदा कितना जीएसटी भरेगा, सरकार से कितना लेगा। ध्यान देखो 60 रुपए भर चुका है, 250 रुपए ले चुका है, कितना बचा भैया, 190 रुपया। कितना बचा, 190 रुपया। सही है जी। अब ध्यान समझ लो, इन सब का करना टोटल एक बारी। यह आ गया 5 रुपए, यह आ गया 20 रुपए, 35 रुपए, 190 रुपए। इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो 250 रुपए ही बनता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी जेब से गया, कंज्यूमर की जेब से गया, क्योंकि वो आगे सरकार को नहीं कह सकता, क्योंकि उसने कंजम्पशन के लिए ले लिया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार ने थोपा फार्मर पर, फार्मर ने थोपा फ्लोर मिल पर, फ्लोर मिल ने थोपा बेकर पर, बेकर ने थोपा केक मेकर पर, केक मेकर ने थोपा कस्टमर पर। फाइनल बर्डन कस्टमर। अब आप देखो ना, अब देखो देखो देखो,
इनकी जेब से कुछ भी नहीं गया। इसको 100 रुपए लेने थे, इसकी जेब में 100 रुपए ही आए। इसने 500 लेने थे, इसकी जेब में 500 ही आए। इसकी जेब में 1200 ही गए, इसकी जेब में 5000 ही गए। कंज्यूमर की जेब से 5000 से अलग 250 रुपए और गए। वो 250 रुपए बर्डन किसके ऊपर पड़ा? कंज्यूमर पर पड़ा। ये है पूरी की पूरी चेन, ये है पूरी की पूरी चेन जीएसटी का प्रोसेस। देखो ना, आप देखो 5 और ये कितना हो गया 40, 40 और ये 60 और ये कितना हो गया 190, ये आ गया 250 रुपया। सरकार को 250 ही चाहिए। सरकार को फाइनल जो कंज्यूम हो रहा है ना प्रोडक्ट, जो कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट, उसका 5% चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है भैया कस्टमर ऑनेस्ट नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं देगा मेरे को। तो सरकार ने थोपा फार्मर पे, फार्मर ने थोपा। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब आप माल बेचोगे आपको सामने वाली पार्टी से जीएसटी चार्ज करना है। जब आप माल खरीदोगे तो आपने उस पार्टी को जीएसटी देना है। सरकार को क्या देना है? जो दिया माइनस जो लिया। लिया 100 रुपए, दिया 20 रुपए, 80 रुपए सरकार को दे दो। ये पूरे चैप्टर का सारांश बता दिया मैंने आपको। लेकिन 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 ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे अप एंड डाउन हैं। इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वन नेशन वन टैक्स सरकार ने लागू किया, जो माल पर भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। कभी कभी दोनों पे लगता है। कभी कभी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर अपने ऑफलाइन और पेड बैच वाले बच्चों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनसे हम जीएसटी लेते हैं, उसको बोलते हैं सर्विस टैक्स। अगर मैं माल बेच रहा होता तो उसको बोलते हैं भैया गुड्स वाला टैक्स। पहले क्या होता था? वैल्यू एडेड टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, फूड के ऊपर अलग टैक्स होता था। तो बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर अब एक ही टैक्स बना दिया गया, जिसका नाम क्या है? जीएसटी। सरकार इसको कहती है वन नेशन वन टैक्स। ठीक है जी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है ना। अगर फिर भी ये वाला एग्जांपल थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो, तो मतलब अगर फास्ट चला गया हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करना और दोबारा आना, ये समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है ना। इसकी बात हम आगे भी बार बार करते रहेंगे। चलो, तो यहां पर हम लोगों ने देखा जीएसटी जो है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है बेटा वन नेशन वन टैक्स। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें इससे हटाई गई हैं। बहुत सारी चीजें इससे हटाई गई है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शराब हो गई, अल्कोहल बेटा स्पेलिंग भी नहीं आती, देखो मेरे को, इतना शरीफ हूं मैं। अल्कोहल देख लेना, स्पेलिंग यही होती होगी शायद। शराब हो गई, पेट्रोल हो गई, पेट्रोल यानी फ्यूल हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह। ठीक है ना। और भी कुछ ऐसी चीजें जिसको हटाया गया है। ठीक है ना। देखो शराब, अगर आप देखो गोवा में बियर बड़ी सस्ती है। मैंने बच्चों को बताया था, मैं भी कुछ महीनों पहले गोवा घूमने गया था फैमिली के साथ। वी डोंट ड्रिंक, लेकिन वहां पर हमें क्रूज में थे, रात को खाना खा रहे थे क्रूज पर, तो वहां पर दे आर सर्विंग, मतलब क्रूज में जाने का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो आपको देना ही देना है। कैसीनोज वगैरह होते हैं वहां पर, उन्होंने हमें वो पे करना ही पड़ा था। अगर आपको क्रूज में एंजॉय करना है, डांस करना है, खाना खाना है, दारू पीनी है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अब अगर आप दारू नहीं पीते तो भी आपको उतना ही पैसा देना है। तो ठीक है, अब तो जाना था। तो वहां पर हम लोगों ने ऑब्वियसली बात है अल्कोहल की जगह फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक ये सब पिया। तो वहां पर हमने ये देखा कि लोग, मैंने जस्ट अपने कुछ फ्रेंड्स बन गए थे वहां पर, तो मैंने उनसे पूछा कि यार यहां पे बियर कितने की है? तो मैं सीधा बताता हूं आपको। तो उसने कहा भैया दिल्ली से लगभग 30 से लेकर 35 रुपए सस्ती है। मैंने कहा फर्क? कह रहा फर्क कोई नहीं है, वही कोरोना की बियर वहां पर भी है, यही कोरोना की बियर यहां पर भी है, सेम टेस्ट है, सेम सब कुछ है। बस ऑब्वियसली बात है गोवा में टैक्स बहुत कम है दारू के ऊपर और यहां पर बहुत ज्यादा है। वहां पेट्रोल महंगा था, वहां पेट्रोल महंगा है। ठीक है ना। हरियाणा साइड जाओगे तो पेट्रोल 1-8 रुपए सस्ता है। बेंगलोर में पेट्रोल बड़ा महंगा है। ठीक है ना। आप बच्चे हो गए, आप ऐसा करना, सबसे पहले तो कमेंट में बताओ कि 1 लीटर नॉर्मल पेट्रोल का क्या दाम है। पहले जगह बताना कमेंट में। देखो ना, बच्चों को हम जागरूक करते हैं। दारू का दाम तो तुम्हें पता होगा नहीं, ठीक है ना, वो मत बताना, पहले बता रहा हूं, वरना तुम भाई साहब पकड़े जाओगे। ठीक है ना। तो पेट्रोल का दाम तुम्हें पता होगा। तो आसपास आप कहां रहते हो, कौन से राज्य में रहते हो, और उसके आगे पेट्रोल का दाम लिखोगे। एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला नहीं, नॉर्मल का दाम रखना। और फिर हम देखते हैं कि भैया इतने, ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? देखो दिल्ली में अलग रेट मिलेगा, हर जगह अलग रेट मिलेगा, क्योंकि इसको अभी भी वैट पे रखा गया है। जीएसटी इसके ऊपर लागू अभी तक नहीं हुआ है। अगर जीएसटी लागू हो जाता है भाई साहब, तो कई शहरों में ये पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, कई शहरों में पेट्रोल महंगा हो जाएगा, मतलब, लेकिन वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फिक्स रेट पर
जीएसटी लग जाएगा। ठीक है ना। आओ हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। भाई समय लगेगा, समय लगेगा, प्रैक्टिकल पे पहुंचने से पहले समय लगेगा। कैरेक्टर देखो, सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वन नेशन वन टैक्स। अब एक कस्टमर को वैट नहीं देना। अब जैसे पहले क्या होता था, मैं सर्विस टैक्स भरता था क्योंकि मैं बच्चों को सर्विसेज दे रहा हूं। थिएटर वाला सर्विस टैक्स भी भर रहा था और गुड्स के ऊपर वैट भी भर रहा था क्योंकि वो पॉपकॉर्न भी बेच रहा था, बर्गर भी बेच रहा था, मोमो भी बेच रहा था। समझ रहे हो। अब एक ऐसा, जैसे एक रेस्टोरेंट ओनर है, रेस्टोरेंट ओनर क्या करता था, भैया देखो सर्विसेज भी दे रहा है, वो आपको ना वो ये नहीं कह रहा कि आपको खुद अपने बर्तन रख के आने हैं, खुद बर्तन लेकर आने हैं। वो आपको बस बैठना है, अपना क्या कहते हैं वो जो क्लॉथ देते हैं अपने लैब पर डालना है, वो आएगा आपको सर्व भी करेगा, वो आपको बोलेगा सर और कुछ, सर और कुछ। तो ये सर्विसेज के चार्जेस हैं। टेबल भी उसने लगा रखी है, क्रॉकरी भी धुई हुई है। समझ रहे हो। तो ये तो हो गया सर्विस का। लेकिन जो तुम दाल मखनी खा रहे हो, पनीर टिक्का खा रहे हो, वो भी तुमने खाया है ना, कंज्यूम किया है, तो ये प्रोडक्ट है उसका। तो ये क्या हो गया बेटा उसका, ये हो गया उसका गुड। ये क्या हो गया उसका गुड। तो इसके ऊपर आप वैट भी भरोगे। तो पहले के बिलों में, आप तो खैर शायद नहीं, आप बहुत छोटे रहे होगे, पहले के बिलों में दोनों नजर आता था, वैट भी होता था और सर्विस टैक्स भी होता था। सर्विस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूं। तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो सर्विस टैक्स भी भर रहे थे और वैट भी भर रहे थे। तो उनको वैट की रिटर्न, यानी जो सरकार को पैसे थे वो अलग देने होते थे, सर्विस टैक्स के अलग देने होते थे। सरकार ने कहा नहीं, इसको कॉम्प्रिहेंस कर देते हैं, यानी अलग अलग मत दो, एक ही बना दो। सारे दुनिया के जितने भी टैक्स हमने आपके ऊपर थोपे हुए हैं उसका एक टैक्स बना दो। इनडायरेक्ट की बात बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम टैक्स और जीएसटी एक ही हो जाएगा, नहीं। डायरेक्ट टैक्स अलग रखे हुए, इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी थे उन सबको मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी। कॉम्प्रिहेंस कर दिया। ठीक है जी। इट कैन बी कलेक्टेड और चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अगर मैं एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नहीं हूं तो मैं कभी भी किसी से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। अब ये कौन होता है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, इसकी क्या पैरामीटर्स हैं, कब जाकर मुझे जीएसटी सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं क्या मुकाम हासिल कर लूंगा, कब मैंडेटरी हो जाएगा मेरे लिए, ये हम जानेंगे। एक प्रॉपर लीगल पेज को देखेंगे अभी हम। ठीक है ना। तो यानी ये जो जीएसटी है वो कलेक्ट किया जाएगा या चार्ज किया जाएगा एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर द्वारा ही, जो एक सरकार की आंखों में जीएसटी टैक्स पेयर है। अगर मैं जैसे एक गली नुक्कड़ पे चाय वाला है, वो आपसे जीएसटी नहीं लेता, वो आपको 10 की चाय 10 की देता है। लेकिन चाय सुट्टा बार अनुभव दुबे भाई साहब, वो आपको चाय के ऊपर 10 की चाय में 5% मान लो, कुछ एक न्यूनतम सा अमाउंट वो आपसे क्या लेते हैं, जीएसटी का लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड टैक्स पे। देखो चाय वहां भी है, चाय वहां पर भी है। समझ पा रहे हो। दिस इज वैल्यू एडेड टैक्स। बताया ना आपको, टोटल वैल्यू के ऊपर नहीं देना। कास्ट कार्डिंग इफेक्ट, एक वर्ड होता है आपकी किताब में लिखा आएगा, कास्ट कार्डिंग इफेक्ट। यानी सरकार आपको यह नहीं कह रही है कि मैं इस पे भी 500 पे भी 5% लूंगी, 1200 भी 5% लूंगी और 5000 भी 5% लूंगी। नहीं, सरकार कह रही है जितनी आपने वैल्यू ऐड की उस पे दे दो। मैं आपको दिखाता हूं। देखो इसने वैल्यू ऐड कितनी की थी, 400 की। 400 का कितना परसेंट, 5%, 20 रुपए दिया। देखो भाई ने। इसने 700 की वैल्यू ऐड की थी, 700 का 5%, देखो 35 रुपए दिया भाई ने। इसने कितनी वैल्यू ऐड की थी, लगभग 2800 की। 2800 का 5% कितना हो गया बेटा, देखो 2800 नहीं 3800, 3800 का 5% 190 रुपए टैक्स दिया भाई ने। तो जितना वैल्यू ऐड करोगे उतना हम आपसे टैक्स लेंगे। टोटैलिटी में सरकार के पास 5000 का ही 5% पहुंच जाएगा। ठीक है जी। अगर वैसे देखोगे तो सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स आ जाएगा। पहले ऐसा हुआ करता था, टैक्स ऑन टैक्स होता था, लेकिन अब यहां टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। ठीक है जी। आई होप समझ में आ रहा है यार। गिव मी थम्स अप। क्लियर चल रही है बातें। ठीक है जी। बहुत सारी बातें करने को है। ये आ गया वैल्यू एडेड। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के यहां पर दो मतलब हैं। दो मतलब क्या है कि जब आप माल बेचोगे, पहला मतलब क्या है, जब आप माल बेचोगे, आपने अपना काम पूरा कर दिया, पैसे आए नहीं आए, आपको जीएसटी चार्ज कर लेना है, चाहे कैश ट्रांजैक्शन है चाहे उधार है। और दूसरा डेस्टिनेशन बेस्ड ये होता है कि ऑब्वियस सी बात है, रेट में या टैक्स लगाने के तरीके में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। कुछ बच्चे मेरी बात समझ पा रहे होंगे, अभी आगे जाकर आएगी।
इंट्रा सेल और इंटर स्टेट सेल में कुछ फर्क होता है। अगर दिल्ली का डीलर को माल बेच रहा है तो जीएसटी लगाने का तरीका अलग है, और दिल्ली का डीलर पंजाब के किसी डीलर को माल बेच रहा है तो जीएसटी चार्ज करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इसलिए बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है जी। और दूसरा इफेक्ट क्या है डेस्टिनेशन का, कि फाइनल बर्डन किस पे पड़ेगा, कंज्यूमर पे पड़ेगा, कि एक्चुअल में माल खरीद कौन रहा है, कंज्यूम कौन कर रहा है। अब मेरी बात ढंग से समझना, अभी रुक जाओ, आने दो उस टॉपिक को, फिर बहुत मजे समझ में आएगी। इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स। ये कौन चार्ज करेगा, सप्लायर। ये सप्लायर चार्ज करेगा किससे, बायर से, चाहे बायर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है चाहे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बच्चों से जीएसटी मांगते, मैंने सर्विसेज की सप्लाई की, बच्चे से मैंने जीएसटी लिया, मैंने बच्चे से नहीं पूछा बेटा तेरे पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। सप्लायर के पास जीएसटी नंबर होना बहुत जरूरी है। आप अगर ऑनलाइन मेरा पेड बैच लेते हो तो वहां पर आपको एक इनवॉइस मिलता है, उस इनवॉइस के ऊपर आपको एक जीएसटी नंबर दिखेगा। आप आज ही जाओ मैकडॉनल्ड्स, आप आज ही जाओ कहीं पर भी खाना खाने जाओ, आइसक्रीम खाने जाओ, तो वहां पर उस आउटलेट में जब आपको बिल मिलेगा, ज्ञानीज चले जाओ, मैगडी चले जाओ, पिज्जा हट चले जाओ, डोमिनोज चले जाओ, खाओ ना, थोड़ा जाओ, खाओ पी के, तो वहां पर आपको एक क्या मिलेगा, जीएसटी नंबर मिलेगा। उस इनवॉइस के ऊपर जीएसटी नंबर मिलेगा। यानी मैकडॉनल्ड जो है वो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, वो आपसे नहीं पूछता भाई साहब अपना जीएसटी नंबर दो, नहीं। सप्लाई बेस्ड टैक्स का मतलब है जो बेच रहा है ना माल वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, बाकी हमें लेना देना नहीं है। सही है जी। अच्छा जी, इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेज इज अलाउड, इट इज एन असेट नॉट एन एक्सपेंस। अब ये क्या कह रहा है, आओ बात समझते हैं। 2 मिनट मेरी बात ठंडे दिमाग से समझ लेना, ये दोनों बातें मैं आपको समझा देता हूं। ये आ जाए जी, देखो जी, यहां पर बात समझो, आप सिर्फ फार्मर के हिसाब से समझना, एक के हिसाब से समझ लो, सबके समझ में आ जाएगा। फार्मर ने जीएसटी कलेक्ट कितना किया था, कलेक्ट किया था 5 रुपए, और फार्मर ने जीएसटी पे कितना किया था, पे 0 रुपए। सरकार ने उससे तो गेहूं पे लिया नहीं था ना टैक्स, पता क्योंकि 0 रुपए के गेहूं थे वो तो अब देखो, ये जो कलेक्ट किया है ना, ये फार्मर का लाइबिलिटी है, फार्मर की जेब में नहीं है, आएगा फार्मर के खाते में ही, लेकिन फार्मर ने इस पैसे को आगे सरकार को देना है, तो ये क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। और लेकिन अगर सरकार को, अगर ये जीएसटी कभी पे करता तो ये उसका असेट बन जाता। क्या बन जाता, असेट। चलो हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। आओ 1 सेकंड दो मेरे को बस। अगला बंदा कौन सा था, फ्लोर मिल वाला। फ्लोर मिल वाले बंदे ने जीएसटी कितना कलेक्ट किया था, लिया कितना था, 25 रुपए लिया था, 25 रुपए लिया था। और जीएसटी पे कितना किया था, फार्मर को पे कितना किया था बेटा, 5 रुपए। अब देखो 25 रुपए मेरी क्या है, लाइबिलिटी है, 5 रुपए मेरा असेट है। असेट क्यों है, देखो क्योंकि मैं इसमें से 5 रुपए क्या कर सकता हूं भैया, माइनस कर सकता हूं। 5 रुपए क्या कर सकता हूं, माइनस। 25 रुपए मैंने लिया, 5 रुपए दिया हुआ है, तो मुझे सरकार को खाली 20 रुपए ही पे करना है। तो जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो वो आपका एसेट होता है, और सॉरी लाइबिलिटी होती है, और जो जीएसटी आप भरते हो वो आपका क्या होता है, एक्सपेंस नहीं, वो क्या होता है, आपका एसेट होता है, एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंस किसके लिए है, वो उस भाई के लिए है क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिया। अब देखो ठंडे दिमाग से बात समझो, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, मैं तो दो बिजनेस चला रहा हूं, ठीक है ना, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, दोनों को अलग रखा हुआ है मैंने, दोनों में जीएसटी नंबर है मेरे पास, ठीक है ना। अब मैं एक ऑफलाइन का एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं घर में एसी खरीद के लाता हूं मेरे स्टूडियो में, चलो अब क्या है, चलो थोड़ा मैं थोड़ा ऑफलाइन में रहना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन नहीं आना चाह रहा, ठीक है ना। मेरे घर के अंदर भी ना सोफा पड़ा हुआ है, सोफा छोड़ो, मेरे घर के अंदर एसी लगा हुआ है। ड्राइंग रूम में लगा हुआ जो एसी है ना, उसमें मैंने जीएसटी भरा था, वो मेरा एक एक्सपेंस है। जो अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले
मैंने सैंडविच मंगवा के खाया था जोमेटो से, घर पे अच्छा नहीं बना, टिंडे बने हुए थे। तो मैंने, मुझे अच्छे लगते हैं टिंडे, लेकिन आज मन नहीं था, संडे है ना आज, तो मैंने सैंडविच मंगवाया, तो मैंने सैंडविच खाया। अब सैंडविच के ऊपर मैंने जीएसटी भरा, ये मेरा एक्सपेंस है। लेकिन ये वाला जो है, ये जो आपने पे किया, ये आपका एसेट कैसे, आओ सुनो। अगर मैं अपने ऑफिस में एसी लगवाता हूं, यकीन मानना, ऑफिस में मैंने एसी लगवाया, अभी हाल ही में आपने देखा होगा साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल में आशु सर ने एक नया स्टूडियो बनवाया, तो वहां पे बहुत सारा सामान लगा है। आपको यहां की भी लाइट थोड़ी सी अच्छी अच्छी दिख रही है, क्योंकि यहां पर भी नई लाइट्स, नया कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी मैंने ऑफिस में एक नया ओ जनरल का एसी लगाया। अब उस एसी के अंदर मान लो मैंने 50,000 का एसी खरीदा, उसके ऊपर मैंने 28% जीएसटी भरा था। लग्जरी आइटम के ऊपर 28% जीएसटी सरकार चार्ज करती है। तो मान लेते हैं मोटा मोटा मैंने 12,000 रुपए जीएसटी भरा, एग्जाम्पल के तौर पर, जो मेरे दिमाग में फिगर आई, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो 12,000 रुपए मैंने जीएसटी भरा, वो मेरा एसेट है। कैसे है देखो, मैंने बच्चों से लिया हुआ है उस महीने, मान लो मैंने वो एसी खरीदा, मान लो जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में मेरे पास ऑफलाइन के बच्चों ने 50,000 रुपए जीएसटी भरा था। वो मेरे सर पर क्या है, लाइबिलिटी है, मुझे सरकार को भरनी है। लेकिन 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 मैंने 12,000 रुपए भर भी रखा है भाई। वो एसी कंज्यूम करने के लिए नहीं किया, वो एसी प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा हुआ है भैया। घर का एसी कंफर्ट के लिए है, रिश्तेदार आएंगे उनको ठंडी ठंडी हवा देने के लिए है, रात को ठंडी ठंडी हवा में सोने के लिए है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। जो भी सैंडविच खाया सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उससे कोई प्रोडक्शन थोड़ा ना हो रही है। समझ पा रहे हो। लेकिन जो वहां पर एसी लगा है, मेरे ऑफलाइन सेंटर पे जो एसी लगा है, उससे मेरा क्या होगा, प्रोडक्शन और सर्विसेज होगी। तो वो जो 12,000 मैंने जीएसटी भरा, वो मेरा असेट हो गया। 50,000 रुपए जो मैंने लिए माइनस 12,000 जो मैंने दिए सरकार को, मैं उस दिन कितने जमा करा के आऊंगा, 38,000 रुपए जमा करा के। तो यानी घर में मुझे एसी महंगा पड़ रहा है और ऑफिस के लिए मुझे एसी क्या पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। ठीक है जी, तुम्हारे मन में खुराफात आ रही होगी, मुझे पता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। आज मैं अपनी बीवी के लिए जब फोन लेकर आता हूं ना, मैं आज अपनी मां के कमरे के लिए एसी लगवाता हूं ना, तो मैं तो बताना मत किसी को, मैं क्या करता हूं, अपने ऑफिस के नाम से ही एसी खरीद लेता हूं। चोरी नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफिस के नाम से ही एसी खरीद लेता हूं, मुझे सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि मैं जीएसटी ले भी रहा हूं, माइनस कर देता हूं कि भैया ऑफिस का एक एसेट दिखा देता हूं, ऑफिस का एक एक्सपेंस दिखा देता हूं, ऑफिस के नाम पे बिल बनवा देता हूं। अपनी माँ के नाम पर बिल नहीं बनवाता, अपनी वाइफ के नाम पे बिल नहीं बनवाता। मैं ओएसआर एकेडमी, अरे फोन चलाने से मतलब है ना मेरी वाइफ को, तो मेरी माँ को तो ठंडी ठंडी हवा से लेना देना है ना, उनको क्या भाई, अब ठंडी ठंडी हवा में ओएसआर एकेडमी थोड़ा आ रहा है, अब एसी थोड़ा बोलेगा अंजू 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 अंजू, समझ रहे हो ना। तो कहानी यहां पर बस यही है। तो मुझे थोड़ा सामान सस्ता पड़ जाता है तुम लोगों के मुताबिक, समझ रहे हो, वो जीएसटी का इफेक्ट है, क्योंकि मेरा एसेट बन जाता है। बात समझ में आ गई। तो अभी कुछ थॉट आ रहे होंगे, लेकिन अब देखो पर्सनल वाली जो आखिरी बात बताई है ना, उसको थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पर्सनल में आ गया। मैं बिजनेस वाली बात, जो ऑफिस में एसी लगवाया था, 50,000 बच्चों से कलेक्ट किया था, माइनस 12,000 जो मैंने पे किया था, 38,000 जो है, 38,000 वो क्या हो गया बेटा मेरा, 38,000 जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, वो मुझे सरकार को देना, वो मेरी लाइबिलिटी है। 50,000 कलेक्ट माइनस 12,000, 38,000। समझ में आ गई बात। ये होता है, ये बात यहां लिखी हुई है। इनपुट क्रेडिट जो होता है जीएसटी का, वो अलाउ किया जाता है, तो वो एक एसेट होता है। जितना आपने दिया है वो आप माइनस कर सकते हो, और जितना कलेक्ट किया है वो आपकी इनकम नहीं है भाई, वो सरकार को देने हैं। हर महीने की 20 तारीख को एक जीएसटी रिटर्न की डेट आती है, हर महीने में जीएसटी भर रहा हूं भाई, जीएसटी। और जिस बारी, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं, मान लो इस महीने कोई मैंने काम ही नहीं किया, कोई जीएसटी ना कलेक्टेड है ना पेड है, फिर भी सरकार को रिटर्न करके बताना पड़ेगा भैया। रिटर्न मतलब एक आप मेल कह लो, या मुझे सरकार को रिटर्न फाइल करके बताना पड़ेगा भैया, ना मैंने इस महीने ना कोई माल बेचा है, ना कोई परचेज किया है, तो जीरो की रिटर्न भर रहा हूं मैं आपको। ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी है। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा, सर क्या पता बच्चों ने ही आपको 8,000 रुपए दिया था और 12,000 रुपए आपने पे किया था, तो आपको सरकार 4,000 रुपए देगी। आंसर इज यस, सरकार मुझे 4,000 रुपए देगी, या मैं बोलूंगा भैया आगे तो मैं धंधा कर ही रहा हूं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आगे हिसाब कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 4,000 रख लो मेरे अपने पास। ऐसा होता है, पूछना पेरेंट्स से पूछना। ठीक है जी। अब आते हैं कौन कौन बंदा एलिजिबल है जीएसटी भरने के,
कौन सा बिजनेसमैन की बात हो रही है, तुम्हारी मेरी बात नहीं हो रही, पर्सनल, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी पहला आता है, कलर चेंज करो, पहला क्या आता है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपलसरी इफ बिजनेस इज इन नॉन हिल एरिया। यानी जैसे अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं, हरियाणा में है, तो ये फ्लैट एरियाज हैं, हिल मतलब हिमाचल हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, ये सब हिमालय मतलब हिल एरियाज हो गया। तो अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली जैसे क्षेत्र की, जो कि हिल एरिया नहीं है। ग्रॉस टर्नओवर यानी सेल्स जो होती है, टोटल सेल कह लो, जो माल बेचा आपने, रेवेन्यू कह सकते हो, जो गल्ले में पैसा आ रहा है। अगर माल बेचकर आ रहा है, कितना आ रहा है, 40 लाख रुपया। मान लो मेरी किराने की दुकान, मान लो मेरी चाय फाई कैफे, 40 लाख रुपए की मैंने सेल कर दी किसी भी साल, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा जीएसटी लेने के। मान लो 2021 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2021 में मैंने 40 लाख की सेल नहीं की, ठीक है जी। 2022 में मैंने 40 लाख की सेल टच कर दी, तो 2022 में मुझे जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। 40 लाख की कौन सी सेल, जिसमें मेरे खाते में वैसे आए हैं, कैश सेल नहीं। कुछ कैश भी दिखाते हैं लोग। अब देखो यार, अब सर छुपा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, देखो मैं यहाँ लीगल चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो किताबों में लिखा हुआ है, जो प्रैक्टिकल होता है। अब आप झूठ बोलो, भैया देखो ना, वो तो लाल बत्ती क्रॉस करने पे चालान होता है, होना तो चाहिए। अब सामने कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा तो बच गए तुम लोग, जब तक बच रहे हो तो बच रहे हो, ऐसा होता है। तो जब तक फंस गए तो फिर चालान भरना पड़ेगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि अगर आप ऑनेस्ट हो और आपने 40 लाख की सेल पूरी कर दी, आपके खाते में 40 लाख रुपए पैसे आ गए हैं, किसी कस्टमर ने डाल दिए हैं, बहुत सारे कस्टमर ने पेटीएम कर दिया है, आजकल तो ऑनलाइन ही सब कुछ है। तो अगर 40 लाख की सेल आपकी टच हो गई है, तो वो साल और उसके आने वाले हर साल में आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट करोगे। 2022 में आपकी 40 लाख सेल हो गए, हो सकता है 2023 में आपकी 40 लाख सेल ना हो, लेकिन फिर भी अब आप हर साल जीएसटी भरोगे। एक बार 40 लाख टच करनी चाहिए अपनी पूरी जिंदगी में, वो क्या हो जाएगा, जीएसटी टैक्स आपको मांगना पड़ेगा। टिन नंबर बोलते हैं, GSTIN, GSTIN ये लिखा होता है, GSTIN ये होता है बेटा इंटीग्रेटेड नंबर होता है, या कोई एक ऐसा नंबर बोलते हैं। आपको इस सरकार से लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, पैन कार्ड देना पड़ता है, अकाउंट डिटेल देनी पड़ती है, फोन नंबर देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है, कुछ फीस जमा करानी पड़ती है। सरकार बोलती है ठीक है जी, हम तफ्तीश करेंगे, अपनी सेल दिखा दो, हम अपने अकाउंट की डिटेल डालते हैं, भैया 40 लाख सेल हिट कर गई है। अच्छा नहीं भी करी, मैं वैसे भी ले सकता हूं जाकर, ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मान लो आज ही मैंने धंधा शुरू किया तो मैं जीएसटी मांग सकता हूं सरकार से, लेकिन 40 लाख के ऊपर तो मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा। उसके ऊपर आप जाकर मतलब अपने आप जाकर जीएसटी नंबर मांग सकते हो, आपकी इच्छा है। क्योंकि ना ऐसा होता है, जीएसटी नंबर से अगर व्यापार करते हो तो सरकार और कंज्यूमर दोनों आप पे भरोसा रखते हैं। ग्रॉस टर्नओवर, अगर आप सर्विसेज बेच रहे हो, ये है माल और ये है सर्विसेज। जैसे मेरा इंडस्ट्री है, मैं क्या देता हूं बेटा, सर्विसेज देता हूं। अगर हमारी सर्विस 20 लाख से एक साल में बढ़ जाती है तो मुझे जीएसटी देना है। तभी मेरा देखो 20 लाख से ऊपर सेल है मेरी, ऑनलाइन की भी है, ऑफलाइन की भी है, तो मुझे क्या करना पड़ता है बेटा, जीएसटी नंबर है मेरे पास जीएसटी नंबर है, ठीक है ना। फिर आता है अगर आप हिल एरिया में काम कर रहे हो और माल बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, माल, तो 20 लाख की है, सरकार ने आपके लिए कम कर दी। देखो सरकार कितनी क्रूअल है, वहां पे पता है देखो लोगों पर ज्यादा काम है ही नहीं, तो वो 40 लाख तो टच नहीं कर पाएंगे ज्यादातर कंज्यूमर, सॉरी जो भी दुकानदार हैं, तो उन्होंने कम कर दिया, 20 लाख पे दे दो। सरकार क्रूअल है, देखो ना, वो चाहते सारे के सारे हाथ उनके घी में रहे। चलो फिर आता है अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, मान लो यही मैं हिमालय में बैठकर या क्या कह सकते मनाली में पढ़ा रहा होता, ट्यूशन पढ़ा रहा होता, तो मेरे को 10 लाख में ही एलिजिबल हो जाता मैं जीएसटी भरने के, ठीक है ना, ऐसा होता है। बिजनेसमैन अगर इंटरस्टेट टर्नओवर है, इंटरस्टेट का मतलब होता है अगर एक दिल्ली का डीलर पंजाब के डीलर से डील कर रहा है तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, यू हैव टू पे जीएसटी। कोई 10 लाख नहीं, कोई 20 लाख नहीं। आपने मीशो कंपनी का नाम सुना होगा, मीशो बोलते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। अगर आपको यहां पे प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना है ना, तो मीशो कंपनी की या अमेजॉन फ्लिपकार्ट की पहली कहानी यह है कि अगर आपके प्रोडक्ट पे सरकार जीएसटी लगा रही है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, जैसे सैनिटरी पैड्स के ऊपर एक समय था जब जीएसटी नहीं लगता था, आप वो बेच रहे हो तो सरकार उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल ये माउस बेचना, ठीक है, इसके ऊपर तो है जीएसटी। एसी बेचते हो आप ऑनलाइन, तो मीशो कंपनी पर अगर आप ये क्लोथिंग बेच रहे हो
तो वहां पर आपको जीएसटी नंबर चाहिए चाहे आपने एक आधे पैसे की भी सेल नहीं की हुई। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर पता नहीं ना, आप तो कहां के डीलर हो, दिल्ली के, आपका कस्टमर कहीं का भी हो सकता है। आपका कस्टमर अगर कहीं का भी है तो वो तो प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो यहां बोल रहे हैं अगर इंट्रा स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सेल है, दिल्ली का डीलर पंजाब में माल बेच रहा है, तो इट शुड बी नोटेड दैट नो लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अगर आप, जैसे मैंने जब ऑफलाइन अपना धंधा बनाया, बिजनेस मतलब ओएसआर एकेडमी बनाया, तो मैंने 40 लाख की वेट की थी, सॉरी 20 लाख की वेट की थी। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन कोर्स बेचना था तो मुझे कोई वेट करने की नीड नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैंडेटरी है, सरकार को जीएसटी लेना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि मेरा कंज्यूमर जो है वो कहीं भी बैठा हुआ है। अब तुम देखो कहां से पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में क्या होता है, आपका कंज्यूमर कहीं से भी आ सकता है। तो मेरा बच्चा तो झारखंड में ही बैठा हुआ है, मेरा बच्चा तो पठानकोट में ही बैठा हुआ है। हाँ, है ऐसे बच्चे जो बहुत मतलब पाकिस्तान, दुबई से भी पढ़ रहे हैं, हमारे ऐप पर बच्चे पढ़ते हैं। और तो जैसे ये यहाँ पर भी कई बच्चे थे, वो वाईटी पे भी मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आता है कि मैं दुबई से आपकी क्लासेस लेता हूँ या मैं कहीं और से आपकी क्लासेस लेता हूँ। बड़े कम है लेकिन बच्चे हैं ऐसे। तो वहां तो मुझे जीएसटी भरना ही पड़ेगा। चलो दूर देश छोड़ दो, दूर शहर में ही मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पर लगता है। रेट ऑफ जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी अप्लाइड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। और रेट क्या है, कईयों के ऊपर तो 0% जीएसटी, जैसे किताबों के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, मोस्ट ऑफ द किताबों के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। पढ़ाई वाली 5% फूड खाद्य पदार्थ के ऊपर होता है, कुछ कंज्यूमर गुड्स के ऊपर भी 12% है, 18% हो गया जैसे हम जो सर्विसेज दे रहे हैं ना आपको, वो 18% होता है। कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं, जैसे घड़ियां ले ली आपने, गाड़ियां ले ली, एसी ले लिया, फ्रिज ले लिया। फ्रिज भी हाई क्वालिटी का, नॉर्मल फ्रिज के ऊपर ठीक है, लेकिन हाई क्वालिटी का डबल डोर वाला आपने फ्रिज खरीदना है तो उसके ऊपर 28% होता है। कहीं फ्रिज के ऊपर 18% है, कहीं फ्रिज के ऊपर 28% है, ऐसा होता है बेटा। ठीक है, देखो 41 मिनट हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, देख रहे हो डेडिकेशन। वो डेडिकेशन क्या है, टॉपिक बड़ा अच्छा है, मैं नहीं चाहता कोई चीज छूट जाए तुम्हारी, ठीक है ना। अब इसके लिए एक हर्ट तो बनता है यार, कमेंट सेक्शन में एक हर्ट तो बनता है, टाइम स्टेप डाल के एक हर्ट दे दो यार। हम तो इसी मोटिवेशन के भूखे हैं भाई साहब, हमें नहीं भरना जीएसटी। देखो अब आती है इंट्रा स्टेट सेल, जल्दी जल्दी निपटाऊंगा क्योंकि कोई है नहीं, आपको पता ही होगा। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब है दिल्ली का डीलर दिल्ली में, दिल्ली का डीलर अगर दिल्ली में माल बेच रहा है उसको इंट्रा स्टेट सेल ऑफ सप्लाई कहते हैं, सप्लाई ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पर दो टैक्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी कितना है भैया, रेट ऑफ जीएसटी है मान लेते हैं 18%। अब जैसे मैं अपने बच्चों को जीएसटी जब बिल बनाकर देता हूं, अपने ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चों को, तो जो जीएसटी का बिल होता है वो कैसे बनता है बेटा, ध्यान से देखना। वो मैं उनको चार्ज करता हूं सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, ऐसे सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी। जो टोटल रेट होगा उसका आधा आधा हो जाएगा। सेंट्रल यानी सरकार, सेंट्रल सरकार के पास यानी मोदी जी के पास, स्टेट मतलब दिल्ली की सरकार है, तो मैं वहीं का तो बंदा हूं ना दिल्ली का, तो मैं आधा 9% किसको दे रहा हूं, केजरीवाल जी को, और आधा 9% दे रहा हूं मैं मोदी जी की सरकार को। ऐसा बांट लेते हैं वो, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं किसी दूर दराज इंटर स्टेट सेल, दिल्ली का डीलर राजस्थान में माल बेच रहा है, ठीक है ना, या अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसमें एक ही टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यहां पर सीधा सीधा कितना लगेगा बेटा, एक ही टैक्स 18%। रेट उधर भी 18% है, 9 बढ़ जाता है, यहां सरकार अपने आप बंटवारा कर लेती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला जाता है। सही है जी, बहुत प्यारा। इसके बाद आते हैं टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी कौन सी वैल्यू पर लगेगा, तो उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। कैसे कैलकुलेट होगी, ध्यान समझ लो। पहले अंग्रेजी पढ़ा देता हूं और फिर कैलकुलेट करके भी दिखाता हूं। वैल्यूएशन रूल ऑफ जीएसटी प्रिस्क्राइब दैट जीएसटी इज टू बी लेवीड। लेवीड अंग्रेजी या कानूनी शब्द है लगाया जाता है, लगाया जाता है ऑन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। अब टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग ऑल डिस्काउंट्स, बोथ प्री सेल डिस्काउंट जैसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हो,
ठीक है, या क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हो, या पोस्ट सेल डिस्काउंट जिसको आप कैश डिस्काउंट कहते हो या रिबेट कहते हो। मतलब मान लेते हैं आपका गुड था 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपने पहले टीडी माइनस किया 10%, ये हो गया भैया कितने का, 10,000 का, कितना बचा 90,000। आप उसको कह रहे हो कि भैया अगर कैश पैसे दे देगा ना तो तेरे को हम 5% या 10% और हम दे देंगे कैश डिस्काउंट, चलो 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो सीडी आ गया भैया 5%, तो ये आ गया 4500 रुपए, तो ये आ गया 85500। इसके ऊपर आप लगाओगे जीएसटी 18%। सही है जी। जीएसटी इसको बोलते हैं हम टैक्सेबल वैल्यू। अभी हम बहुत सारे जर्नल के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, ये आगे हमारी टैक्सेबल वैल्यू। कुछ पॉइंट्स है बेटा दिल में छाप के रख लेना, कुछ पढ़ लिया कुछ पढ़ने हैं। पहला आता है जीएसटी चार्ज बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। पढ़ लिया हमने। मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कहा था, मैं फिर यहां लाना भूल गया, मैंने ऑफलाइन भी बताना भूल गया हूं। मतलब भूला क्या हूं, मैंने बात की थी लेकिन वो एक साइट बताना भूल गया हूं। मैंने कभी एक शॉर्ट बनाया था उसके ऊपर, ठीक है ना, किसी और चैनल पर डाला था। चलो मैं क्या कह रहा हूं, जीएसटी इज चार्ज। अरे यार भाई तुम दूसरों से चैनल पे जाकर मेरी वीडियो मत देखो यार। भाई साहब एक बच्ची उस दिन कह रही सर वो फलाना चैनल जो आप पहले पढ़ाते थे जहां पर, वहां वीडियो देख ली। वैसे तो यार कंट्रोल नहीं है मेरा, लेकिन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ बड़ी मेहनत करता हूँ यार। तो यहाँ पर तुम व्यूज कैसे दोगे यार? देखो व्यूज भी तो चाहिए ना मेरे को भाई। देखो ना जो दिखता है वो बिकता है यार, समझो भाई मेरी बात, ठीक है ना। तो वो दूसरे चैनल पर, अब मैं नाम नहीं लूंगा या फिर विवाद हो जाएगा, ठीक है ना यार। तो प्लीज यार यहीं पे देख लो प्लीज। मैं बनाता रहा हूं इतने प्यार से यार लेक्चर, वहां तो इतने शिद्दत से बनाए भी नहीं मैंने भाई। देखो इंसान भी तो ग्रो कर रहा है। तब मेरा पढ़ाने का मेथोडोलॉजी कुछ और थी, अब मेरी कुछ और है। पहले मैं नया आया था ऑनलाइन तो मुझे ऐसे खुलकर पढ़ाना नहीं आता था, मैं ऑफलाइन ऐसे पढ़ाता था। लेकिन तब और अब मैं मेरे अंदर मैं बहुत भाई देखो पहले का शाहरुख खान और अब के शाहरुख खान में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं अपने आपको यार। चलो कोई नहीं, मतलब आप देखो ना तो इंसान ग्रो करता है। तो यार वो पुराने लेक्चर मत देखो, मेरे नए लेक्चर देखो भाई, ताजे विद मोर एनर्जी। एंड देखो मैं पहले से और ज्यादा जवान हो गया हूं, ठीक है ना। तो ये कहानी है, प्लीज मत देखो। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, आप वहां 5% जीएसटी भर के आ रहे हो, आपको कैसे पता कि वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है या नहीं है, या वो फालतू में तुमसे 5% ले रहा है और अपनी जेब में भर रहा है? पॉइंट है कि नहीं है? या अब बोलो सर वो तो जीएसटी नंबर लिख के दे, तो कुछ भी लिख के दे, तुम गुस्सा चेक कर रहे हो। हाँ जी, न्यू फियर अनलॉक्ड हो गया ना फिर देखो। तो इसको चेक करने के लिए एक साइट होती है, आप इंटरनेट पे, या तुम तो बहुत बच्चे अच्छे हो आज की डेट में, तो इंटरनेट एक्सप्लोर करो हाउ टू चेक वेदर द सेलर इज रजिस्टर्ड टैक्स पेयर और नॉट, ठीक है ना। तो जीएसटी की एक वेबसाइट होती है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि वो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है या नहीं। वो साइट डालो, वो आपको नाम बता देगी, एड्रेस बता देगी। अगर उसका नाम और उसका एड्रेस आपकी जो ईमेल जो आपके फोन में आया हुआ जो एड्रेस उससे मैच कर रहा है तो उसको टैक्स दे दो, वरना बोलो भैया अपना जीएसटी सर्टिफिकेट दिखा दो। आप कभी भी डिमांड कर सकते हो उनके जीएसटी सर्टिफिकेट से। इसलिए सरकार भी आजकल क्या कहती है, जहां पर आपकी दुकान है, जो आपका गल्ला है, गल्ला यानी जो जिस कुर्सी पे आप बैठे तो वहां पर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। और इसीलिए हम लोगों ने भी जीएसटी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। जब कोई आता है मैं दिखाता हूं, बेटा ये देखो सरकार का सर्टिफिकेट है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने इसमें भी फॉर्जरी कर रखी है, कोई घोल मोल कर रखा है, कोई झोल मोल कर रखा है, तो ये साइट है, आप जाके चेक कर लो। भैया मैं तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं। जो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके पास भी जाता है, मेरा जीएसटी नंबर जाता है, आप भी चेक कर सकते हो। लेकिन अवेयर हो जाओ, कुछ ऐसे लोग भी हैं संसार में जो झूठ मूठ का जीएसटी ले रहे हैं, और वो आगे सरकार को क्यों भरेंगे? सरकार तो मांग भी नहीं रही उनसे, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो तो आपको झूठ बोल के आपसे जीएसटी ले रहे हैं। चलो थैंक यू, सॉरी वेलकम, मुझे लगा आपने थैंक यू लिखा होगा कॉमेंट में। कह रहे इंट्रा स्टेट सेल की बात हो गई है बेटा, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंटर स्टेट सेल में क्या आता है भैया? आईजीएसटी। जीएसटी चार्ज ऑन द सप्लायर, यानी आउटपुट जीएसटी कहते हैं, इज अ लायबिलिटी। जो भी हम चार्ज करेंगे जीएसटी वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी, मुझे सरकार को देना है। नॉर्मली जीएसटी पेड बाय द परचेजर, बोथ इनपुट जीएसटी कहते हैं। अब देखो इनपुट आउटपुट क्या भी बताता हूं। मतलब जब हम जीएसटी भरते हैं तो उसको हम इनपुट बोलते हैं, जब हम जीएसटी लेते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या होती है बेटा, वो सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये हमारे लिए क्या होती है? असेट। जो टैक्स जो आपने भरा है वो आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आशु सर ने ना फॉर्च्यूनर ली थी,
तो मैंने अपने सीए को फोन करके बोला, मैंने कहा सर तो ये जो जीएसटी हम यहाँ पर भर रहे काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ जीएसटी था, क्या हम इसको माइनस, मतलब ये मेरा असेट है? कहते नहीं, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस ही रहेगा बेटा। चाहे आप ऑफिस के नाम पर गाड़ी खरीद लो, चाहे आप अपने भाई के नाम पर गाड़ी खरीद लो, आप कभी भी इसकी रिबेट नहीं ले पाओगे, छूट नहीं ले पाओगे। मतलब जो बच्चों ने आपको जीएसटी दिया माइनस गाड़ी पे जीएसटी आप माइनस नहीं कर सकते, ये आपका एक्सपेंस ही रहेगा। सरकार गाड़ियों का जीएसटी माइनस नहीं करने देती। ठीक है जी। हमने बच्चों को लास्ट ईयर जब 6 मिलियन हुए थे हमारे, तो हमने बच्चों को ना बैंकेट हॉल में जाके पार्टी दी थी अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को, ठीक है ना। तो हम बहुत नाचे थे, कूदे थे, तो वहां का बिल आया। अब वहां पर बिल आया तो मैंने सीए को बोला, मैंने कहा देखो ये ना जीएसटी मांग रहे हैं सरकार वो सर कहते देखो जीएसटी तो आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आप फिर इसको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि खाने वाली चीजों के ऊपर जीएसटी माइनस नहीं हो सकता। अब मैं अपने ऑफिस में बैठकर चाहे घर में बैठकर कुछ भी खा लूं, जोमेटो से मंगाकर, किसी भी रेस्टोरेंट से मंगाकर, वो माइनस नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है नॉर्मली। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मली। यूजुअली तो वो सेट होता है, जैसे मैंने एसी खरीदा मेरा सेट हो गया, बेंचेस मैंने अभी खरीदे तो मेरा सेट हो गया, ठीक है ना, वो मैं माइनस कर सकता हूं। लेकिन कुछ चीजों को मैं माइनस नहीं कर सकता, वो क्या है अभी आएंगी, ठीक है ना, तो वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। However, देखो आगे ना, however in some cases GST pays is not allowed to be set off output GST, in such cases not input, तो वो क्या बन जाता है बेटा? एक्सपेंस बन जाता है। वो मेरा एसेट नहीं होता, वो मेरा एक खर्चा हो जाता है। और वो खर्चा कैसे? जैसे बिल्डिंग की रिपेयर, मान लो मैं अपने ऑफिस का व्हाइट वॉश वगैरह करा रहा हूं, जीएसटी अगर भर रहा हूं उसके ऊपर कुछ नहीं है। फूड एंड बेवरेजेस, रेस्टोरेंट बिल, हम जाते हैं अनूमन, हमारे जितने सारे ऑफलाइन का स्टाफ है, अभी जैसे आशुष सर के इंस्टाग्राम पे 700 के फॉलोअर्स हो गए, तो अभी टीम का मैसेज आया हुआ था 2 घंटे पहले, सर पार्टी चाहिए, सर पार्टी चाहिए। तो अगर मान लो हम आने वाले 3-4 दिन में पार्टी करने जाते हैं बाहर, पार्टी के अंदर खाना पीना खाने जाते हैं बाहर, तो वहां का जो बिल आएगा उसके ऊपर जीएसटी मैं एज एन एसेट नहीं मान सकता, मेरा खर्चा ही है। मेंबरशिप फी ऑफ क्लब, मैंने अपने स्टाफ की मेंबरशिप फी करवा दी, या अपनी मेंबरशिप फी करा दी किसी जिम में, किसी क्लब में, वो माइनस नहीं कर सकता। हेल्थ इंश्योरेंस, स्टाफ को गिफ्ट देना, किसी भी जाकर धर्म संस्थान में जाकर दान कर देना, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करते हो गुड्स की, याद है एंट्री तो याद होगी ना, कमेंट में लिखो एंट्री क्या थी, क्या थी। हाँ जी, अगर हम सैंपल एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल टू परचेजेस, डोनेशन टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, अगर आप माल विड्रॉ कर रहे हो, आप व्हीकल खरीद रहे हो, देखो इसके ऊपर भी आपका जीएसटी रिटर्न नहीं आता वापसी, ठीक है ना, ऐसा है। जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट स्टाफ इज रिवर्स्ड। अब देखो ये बात थोड़ा ढंग से समझ लेना, रिवर्स का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने किसी को माल बेचा था, उससे जीएसटी लिया था, वो माल ही दे गया मुझे वापसी, तो ये वाला जीएसटी थोड़ा भरूंगा मैं सरकार को। ऐसा करते हैं, जो ये वाला टॉपिक है ना, 7th वाला टॉपिक और ये 8th वाला टॉपिक, ठीक है ना, ये हम आते हैं जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसके बाद मां कसम आऊंगा। मैंने पेड बैच में भी ऐसे पढ़ा है। 7 और 8 रुक जाओ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारे। जीएसटी इज नॉट लेवीड ऑन द फॉलोइंग आइटम, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। पहली आइटम कौन सी है? सैलरीज एंड वेजेस। अपने स्टाफ को सैलरी और वेजेस देने में जीएसटी नहीं लगाऊंगा, ना वो मुझे देगा ना मैं उसको चार्ज करूंगा। एजुकेशनल सर्विस, अब बोलोगे सर आप तो एजुकेशन, लेकिन बेटा ये क्या है? एक्स्ट्रा एजुकेशनल सर्विसेज हैं, यानी स्कूल कॉलेज जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे। हम तो ट्यूशन सेंटर है, हम तो क्या है? ट्यूशन सेंटर है, वो जीएसटी देते हैं बेटा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल में भी जीएसटी का कोई पंगा नहीं है। डॉक्टर ये नहीं कहेगा भैया 1 लाख तो मैं ऑपरेशन करने के लूंगा और उसके बाद 18% जीएसटी लगेगा। इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर, चाहे आप बैंक से कमा रहे हो चाहे आप किसी लोगों से ले रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होता। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, अगर मैं कोई सर्विसेज सरकार को दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यही ट्यूशन फीस, मान लो अभी तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं प्राइवेट, क्या पता मैं सरकार, सीएसआर एक माध्यम होता है, क्या पता मैं सरकारी स्कूलों में साइंस एंड फन का कोर्स मैंडेटरी कर दें, वो समझ रहे हो। मान लो ऐसा एक चैनल मुझे मिल गया, एक माध्यम मुझे मिल गया, मोदी तक हम पहुंच गए, मोदी जी तक पहुंच गए, मोदी जी कहते हैं अरे भैया तुम बहुत अमेजिंग काम कर रहे हो। जैसे मैं समझ पा रहा हूं पीडब्ल्यू का कुछ स्कूलों के साथ टाइप है, कुछ सरकारी स्कूलों के साथ टाइप है, तो वहां के बच्चे उनकी सर्विसेज लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, कम कॉस्ट में उनको पढ़ाते हैं, और कॉस्ट भी बच्चों को बियर नहीं करनी, सरकार अपने ऊपर वो कॉस्ट ले लेती है, लेकिन पीडब्ल्यू को उसके पैसे मिलते हैं। अब उस पैसे पे वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है जी, मुझे अभी आइडिया आया, बिल्कुल। एम्बेसीज पे अगर आप कोई काम करते हो, जैसे मेरे फादर साहब जो थे, मेरे फादर साहब अब तो नहीं रहे,
उनकी यूएस एम्बेसी में कैंटीन होती थी, ठीक है ना। तो ही वर्क्स क्या मतलब, ही वर्क नहीं मतलब वो तो खुद ही चलाते, मतलब वो तो ओनर थे ना। तो यूएस एम्बेसी के मतलब सारे फॉरेनर्स को वो खाना बना के खिलाते थे, उनकी अच्छी अच्छी डिशेस। इसलिए मेरी मदर को भी आज बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है, मेरे फादर की वजह से, ठीक है ना। तो एम्बेसीज में उनकी क्या थी, कैंटीन थी। तो वहां पर अगर वो सर्विसेज एम्बेसीज को दे रहे, एम्बेसीज समझते होगे ना, राजदूत, ठीक है ना। हर एक देश की एम्बेसीज हमारे देश में, और हमारी एम्बेसी हर एक देशों में है। एक छोटा सा आप साउथ दिल्ली साइड चले जाओगे ना, सेंट्रल दिल्ली साइड, वहां हर एक की एम्बेसी है। कुवैत की एम्बेसी तो इतनी प्यारी है ना, बिल्डिंग आप देख के आना, ठीक है ना। तो कुवैत की है, और एक कंट्री की और थी, टर्की की थी शायद, मैं देखा था, मैं सामने से गुजरा था, बड़ी प्यारी थी। रेल म्यूजियम के आसपास है, ठीक है ना, दिल्ली में रेल म्यूजियम है, उसके आसपास है। तो एम्बेसीज ऑफ द अदर कंट्रीज के अंदर आप सर्विस दे रहे तो नहीं होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्लेम्ड बाय सॉफ्ट, पता नहीं क्या लिखा हुआ आगे, पता नहीं क्या था, बाय स्टाफ होगा, ये सॉफ्ट नहीं है, बाय स्टाफ। मान लो मेरा स्टाफ है जिनका इधर उधर जाने का काम है, ठीक है ना। जैसे 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 हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई काम नहीं है, जैसे कई जगह होती है जिनका फील्ड वर्क का बड़ा काम होता है, कभी वो इस शहर में जा रहे हैं, कभी उस शहर में जा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में फ्लाइट की टिकट्स, या अगर आपकी रेल टिकट्स या बस टिकट्स में कोई भी जीएसटी आप पे कर रहे हो, तो उसका आप सरकार मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाता, मतलब सरकार लगाएगी लेकिन आप चार्ज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं किसी भी अपने स्टाफ को पैसा दे रहा हूं रीइंबर्समेंट में कि वो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उससे मैं जीएसटी नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एग्जेम्प्टेड है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, हम कभी कभी इन लोगों को, ये 4 लोगों को हम कभी कभी डायरेक्ट जीएसटी नहीं देंगे, हम सरकार को देंगे। क्योंकि सरकार, मुझे ऐसा लगता है सरकार को इन लोगों में विश्वास नहीं है, मुझे नहीं पता। कह रहे रिवर्स चार्ज मीन्स दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर। ये लोग हमसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड, जो माल खरीद रहा है या सर्विसेज दे रहा है, ले रहा है, वो जाके सरकार को डायरेक्ट देगा, वो जाके सरकार को डायरेक्ट देगा। जैसे परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए कोई नहीं करता। कह रहे हैं वकीलों को, मैं आपको बता दूं, आए दिन वकीलों से पाला पड़ता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। पहले वाले जो चैनल का नाम नहीं ले रहा, वहां से भी वो था, विवाद था। फिर आशु सर ने एक वीडियो डाली थी कैंडी की, भाई साहब वहां फंस गए हम लोग एक विवाद में। तो हमारे तो कोर्ट केस चलते रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कोर्ट केसेस हैं, वकील तो लगेगा। मैंने आज तक वकील को जीएसटी नहीं भरा। सरकार कहती है इनका जीएसटी कहां भरो, वहां भरो, हमारे खाते में क्यों भरे, ठीक है जी। कोई फी पे करनी है आउटसाइड, यहां तो भरनी पड़ती है। कोई कॉपीराइट का इशू है, जैसे पेमेंट ऑफ कॉपीराइट, किसी का गाना ले लिया, किसी की धुन ले ली, किसी का म्यूजिक ले लिया। अब जैसे कॉर्नेटो की एड में लवर गाना आया था, हमारे पाजी का, दिलजीत पाजी का लवर गाना पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था, तो उन्होंने ऑब्वियसली बात है कॉपीराइट के पैसे भाई साहब को दिए होंगे, दिलजीत भाई को। भाई ऐसे बोलो जैसे मेरे साथ खाना खाता है तो कॉपीराइट का जो पैसा होता है, उसके ऊपर जो जीएसटी होता है, वो सरकार को आपको डायरेक्ट देना होता है। वैल्यू लेवल छोड़ दो यार, बकवास टॉपिक है, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं ना तुमको। चलो अब हमें करने हैं क्वेश्चन। ये हो गया थ्योरी पार्ट। अभी रुक जाओ, पहले थ्योरी पढ़ लो आराम से, क्वेश्चन कर रहे हैं आगे जाकर। हम एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। देखो हमने पहले जब जर्नल पढ़ा था विदाउट जीएसटी पढ़ा था, हमने कैश बुक पढ़ा था विदाउट जीएसटी, अदर बुक्स पढ़ा था विदाउट जीएसटी। ये तीनों चीजें विद जीएसटी कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ सेम है, बस आपको आना चाहिए, वो तीनों चैप्टर आने चाहिए। नहीं आते आप जाके मेरी प्लेलिस्ट देख लो, मेरे वन शॉट्स देख लो, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं समझ पाओगे, आता है तो आप ऐसे समझ जाओगे, ठीक है ना। एंट्रियां याद होनी चाहिए, जीएसटी तो टिकाने का काम है, कैलकुलेट करने का काम है, मैं आपको कराता हूं। आओ पढ़ते हैं जर्नल। जर्नल देखते हैं बेटा, जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी हो, कैश डिस्काउंट भी हो और जीएसटी भी हो। समझना, कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव, 40,000 रुपए का माल खरीदा है, हमने खरीदा है ना। 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, तो टोटल जीएसटी 18% है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहां क्या करेंगे, जो हमारा 40,000 रुपए का माल है, इसमें हम माइनस कर देंगे टीडी, क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट था बेटा, 10%। और ये वर्किंग नोट आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, तभी जर्नल हो पाएगा। तो यहां पर आ गया भैया 4,000 रुपया, कितना बचा भैया, 36,000 रुपया।
इसके ऊपर अब आप चार्ज करोगे जीएसटी। कौन सा? पहले सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी, सीजीएसटी और फिर चार्ज करोगे एसजीएसटी। कितना कितना परसेंट भैया? 9% तो 36,000 का 9%। कैलकुलेट करो। एक का तो हम कर लेते हैं, बाकी ओरली कर लेंगे। ओरली कैसे मतलब बताता हूं अभी। 36,000 का 9% करोगे तो ये आ गया 3240। ये आ गया बच्चों 3240 और ये भी आ गया 3240। तो यहां पर 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240 ये आ गया 42480। ठीक है ना। डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको आप बोलते हो टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलते हो? टैक्सेबल वैल्यू। अब देखो ये वाली एंट्री हो गई, हमने माल खरीदा। अच्छा चलो बताओ, माल खरीदने की एंट्री क्या होती थी? माल खरीदने की एंट्री होती थी परचेजेस टू कैश। तो दिया नहीं, संजीव आ गया। ठीक है जी। देखो ना, कहीं वर्ड कैश ने लिखा, आपने माल खरीदा संजीव से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजीव। अब आप जीएसटी भी भर रहे हो, तो अगर आप जीएसटी जब भरते हो तो उसको बोलते हैं हम इनपुट। तो इनपुट हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। समझो, तो एंट्री क्या हो गई? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी टू संजीव। अब बस क्या करना है, ये दो अमाउंट आपके और बढ़ गए हैं। ठीक है ना, ये हमारे अमाउंट। तो 36,000 का तो माल ही खरीदा है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। 3240 का टैक्स, 3240 का टैक्स, टोटल संजीव को कितने पैसे देने हैं? 42,480 रुपए। बात समझ में आ गई? ये रही भैया हमारी पहली एंट्री। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? और देखो दूसरी बात कह रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी पेड बाय चेक। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे पेमेंट आप चेक से कर रहे हो तो परचेजेस टू बैंक एंट्री हो जाएगी, और जीएसटी अगर आप भर रहे हो तो इनपुट डेबिट हो जाएगा। कैलकुलेशन हम वही कर लेंगे। 60,000 में से 10% जाएगा, कितना आ जाएगा भैया? 54,000। 54,000 के ऊपर 9% आप जीएसटी वर्किंग नोट में दिखाओगे। तो यहां आ गया भैया देखो 54,000, थोड़ा आगे पीछे हो गया। इनपुट सीजीएसटी कितना आ गया भैया? 54,000 का 9%। फिर ये आ गया 54,000 का 9%, और टोटल जो बैंक में पैसा आ गया वो कितना आ गया भैया? ये आ गया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? इतना ही सिंपल है। यहां उधार में, यहां चेक से। फिर कह रहे हैं कि जी देखो, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। परचेज गुड फ्रॉम हरी, 1,00,000 का माल, 10% ट्रेड डिस्काउंट था। सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया 9%। पेड द चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% डिस्काउंट। तो अब जीएसटी लगाने से पहले 2% कैश डिस्काउंट भी कटेगा। आओ लगाते जी कैश डिस्काउंट। 1,00,000 में पहले आया भैया माल, कितने का था? 1,00,000 माइनस करेंगे टीडी, कितने का भैया? 10%। यह आ गया 10,000, यह आया 90,000। 90,000 का माइनस करेंगे सीडी 2%, इसका 2% कितना हो जाएगा? 1,800 रुपया। ये हो जाएगा भैया 88,200। अब इसके ऊपर आप लगाओगे सीजीएसटी और इसके ऊपर लगाओगे आप एसजीएसटी। लगाओ जी। ठीक है ना। कितना कितना परसेंट है? 9% है। ये लगाया जी। देखो माल खरीदा भैया 90,000 रुपए का, 9% ये आ रहा है, 9% ये आ रहा है, 18। देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, आप भी कर सकते हो यार, कैलकुलेटर तो आपके पास भी होगा, आप खुद भी तो करोगे कैलकुलेशन। कितना है देखो, 88,200 का 9% आ गया। ओहो हो, गलत हो गया। 88,200 का 9%, ये हो गया 7,938। यहां पर भी कितना लिखा है? 7,938, 7,938। 1,800 रुपए हमने क्या दिया था? डिस्काउंट। जब आप नॉर्मली माल खरीदते थे और आपको डिस्काउंट मिलता था तो एंट्री क्या करते थे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यही तो आएगा बेटा। बस अब यही अमाउंट तो क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। जब माल खरीदोगे तो जीएसटी इनपुट हो जाएगा, जब माल बेचोगे तो आउटपुट आ जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड। समझ रहे हो? आउटपुट लाइबिलिटी होती है, इनपुट हमारा एसेट होती है, इसलिए क्या हो गया? डेबिट। कभी कभी एसेट होती है, कभी कभी एक्सपेंस होती है, दोनों ही सूरतों में डेबिट ही होगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये आ गया इधर। समझ रहे हो? और देखो, और देखो ना, ये वाली एंट्री हो गई। अब आते हैं जी, अच्छा ये वाली एंट्री नहीं हुई, ये वाला अमाउंट देखो ना, बहुत प्यारी एंट्री है। देखो परचेज गुड फ्रॉम तरुण 1,00,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, लेकिन आधा ही पैसा दिया है चेक से। तो हमने जनरल में पढ़ा था, जब हम कैश डिस्काउंट तभी लगाएंगे जब पेमेंट आएगी, तो आधा ही पैसा गया तो कैश डिस्काउंट भी आधे पे लगेगा। आओ देखो बड़े ध्यान से, तो 1,00,000, इधर देख लो, जगह चाहिए और भी अभी हमें। 1,00,000 माइनस तो टीडी कट गया 10,000,
कितना आ गया 90,000। अब इस 90,000 को दो टुकड़े करने पड़ेंगे। देखो आधा अलग आधा अलग, क्यों? आधी पेमेंट हो रही है 45,000 और ये आ गया 45,000। इसमें से माइनस होगा 2% सीडी, 2% सीडी हो गया 900 रुपए, तो 44,100 रुपए। इसमें जोड़ोगे आप CGST SGST, आओ जोड़ते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है जी, ऑफलाइन में तो बच्चे निकाल रहे थे, यहाँ मुझे निकालना, और हमें आदत है नहीं कैलकुलेशन करने की, साफ सीधी बात है। बड़े हो जाओगे तुम भी समझ जाओगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैलकुलेटर थमा देंगे तुमको भी। ये आ गया 3969। कितना आया? 3969, 3969। इधर देखो, इधर क्या जोड़ेंगे? CGST, क्योंकि इधर तो डिस्काउंट था नहीं, SGST। भाई कैश डिस्काउंट तो सिर्फ 2% का आधी पेमेंट से कटेगा ना, क्योंकि जितनी पेमेंट जाएगी उसी पे ही आएगा 9%। ये आ गया भैया 4050, ये भी आ गया 4050। अब टोटल जीएसटी कितना हो गया? ये रहा टोटल आउटपुट, ये सॉरी इनपुट, ये भी हो गया, और यहां वाला बैलेंस आ जाएगा टोटल। मैं भी करके दिखा देता हूं, देखो 44100 प्लस 3969 प्लस 3969, ये हो गया 52038। ये आ गया भैया लगभग 45,000, तुम्हारे सामने कर रहा हूं, देख रहे हो। प्लस हो गया जी 4050, प्लस हो गया जी 4050, ये आ गया 53100। अब देखो ध्यान से देखना, एंट्री ये रही जी, परचेज किया था 90,000 का अमाउंट, टोटल जीएसटी आएगा 8019। कैसे आ रहा है टोटल जीएसटी? देखो ये आ रहा है 3969 प्लस 4050, इनका जोड़ा तो कितना आ गया यहाँ पर? कितना आ गया यहाँ पे? 8019। इसका भी कितना आ गया? 8019। ये टोटल अभी मैंने आपके सामने निकाला था। 900 रुपए क्या था हमारा डिस्काउंट? 900 रुपए क्या था हमारा डिस्काउंट? देखो अगर जीएसटी नहीं होता तो एंट्री क्या होती? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू तरुण, अभी पैसा देना है, टू बैंक, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सिर्फ यही नया है बेटा, पुरानी पहली एंट्री पुरानी है तुम्हारी। यही सारी एंट्रियां बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपकी उसकी भी नजर आ रही होंगी आपको, माल बेचने की भी। सोल्ड गुड्स टू भुवन 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, CGST SGST। अब आप यहां जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा बेटा? आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आउटपुट। देखो देखो देखो, एंट्री डायरेक्ट देखो, भुवन टू सेल्स, और यहां पर आ गया आउटपुट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 36,000, 3240, 3240, 42840। पहली एंट्री का उल्टा हो गया एकदम। यहां पर भी क्या हो गया बेटा? बैंक से पेमेंट हो गई। यहां पर भी क्या हो गया भैया? कैश डिस्काउंट भी आ गया। यहां आधी पेमेंट पे क्या आ गया? कैश डिस्काउंट आ गया। सेम वर्किंग नोट है, आराम से करना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन भी तुम्हारे पास है और आंसर्स भी तुम्हारे पास है, पूरा का पूरा इसको ढंग से देख लेना। एक ही बात आपने यहां पर सीखी है, वो ये है कि जब हम जीएसटी भरते हैं तो आता है इनपुट, डेबिट होगा। जब हम जीएसटी रिसीव करते हैं माल बेचते वक्त तो आउटपुट, वो भी क्या होगा? क्रेडिट। बस और कुछ नहीं है बेटा। और ये लगता कहां पर है? पहले जो वैल्यू होती है उसमें से टीडी जाएगा, कैश डिस्काउंट नहीं है तो जीएसटी लगा दो, कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट लगाने के बाद जीएसटी लगा दो। और अगर पूरी पेमेंट वो नहीं कर रहा, आधी पेमेंट कर रहा है या 60% पेमेंट कर रहा है, तो 60% पे ही या आधी पेमेंट पे ही क्या लगेगा? कैश डिस्काउंट, और उसके बाद जीएसटी लगेगा बेटा। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अभी तक तो हम CGST SGST खेल रहे थे, आप कोई बाहर के बंदे को माल बेचेंगे तो IGST आ जाएगा। पंगा यहां पर भी वही है, माल खरीद रहे हो तो इनपुट IGST, माल बेच रहे हो तो आउटपुट IGST। आओ देख लो, परचेजेस गुड फ्रॉम राजीव, चंडीगढ़ का बंदा है, हम कहां के हैं? दिल्ली के। 50,000 रुपए लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST, कितना आ गया? 18%। देखो वर्किंग नोट कितना आ गया जी? 50,000 माइनस टीडी आ गया 10%, 5,000 रुपया, कितना आया बच्चों? 45,000 रुपया। इसके ऊपर लगाएंगे हम IGST, कितना आ गया? 18%। आओ कैलकुलेट कर लेते हैं 18%, वैसे तुम खुद भी कर लोगे। हाँ जी, ये आ गया जी 18%, तो 8100 आ रहा है, 8100। ठीक है जी, तो यहां आ गया 45,000 प्लस 8100, तो ये आ गया फिर वही 53100। ये आ गया बेटा, देखो ये आ गया। एक सेकेंड, परचेज किया माल 45,000 रुपए का,
इनपुट IGST आ गया 8100 रुपए का, और राजीव में आ गया 53100। ठीक है जी। फिर देखो ये उधार वाली हो गई, ये बैंक वाली हो गई, ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाली हो गई, और ये आधा पैसा दिया होगा और आधा नहीं दिया होगा। अब देखो सेम पूरा पैटर्न में वही लेकर आया हूं ना, मुझे पता है ना मैं क्या लाया हूं। ये देखो यहां पर आ गई चेक से पेमेंट, ये कह रहे हैं जी इमीडिएटली पे कर दी, और कैश डिस्काउंट भी आ गया, और फिर आ गया जी परचेज गुड्स फ्रॉम जस्ट अमृतसर पंजाब से IGST लगेगा, और लेकिन आधी पेमेंट की है तो पहले आधा अमाउंट डिवाइड कर देंगे फिर ये। ठीक है जी। एक ये दोबारा करा दूं आधे अमाउंट वाला, देखो वह तो बेटा अमाउंट तो बिल्कुल ही सेम आएगा, चेक कर लो। वही 1 लाख है, 1 लाख का 10% कट जाएगा 90,000, 45 और 45, 45 में से 2% कट जाएगा, कितना आ जाएगा 900, 44,100, 45,000, उसके ऊपर सीधा 18% लगा दो। पहले आपने क्या लगाया था, पहले आपने क्या लगाया था 9% लगाया था, अब सीधा 18% लग जाएगा, अमाउंट बिल्कुल सेम आएगा। समझ रहे हो? पर ये है GST का गेम, और कुछ है ही नहीं। जिसको जर्नल आता है उसका GST भैया हो गया, जिसका आता है जर्नल उसका GST हो गया। ये सारी एंट्रियां पढ़ो आराम से, देखो मैं हट जाता हूं, सारी एंट्रियां पढ़ो और फिर इसके फिर ये आंसर्स देखो, देख भी लो तो चल जाएगा। बस सबके क्या बना लेना, वर्किंग नोट बना लेना, कैलकुलेटर से या अपने हाथ से, अपने हाथ जगन्नाथ अपने हाथ से करो तो मजा आता है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर तो अलाउड है ही नहीं, उसके बाद मिलेगा ना जीवन में। चलो आप कुछ ऐसी एंट्रियां करते हैं, ढंग समझना। ये तो होगी नॉर्मल एंट्री। सर जो हमने स्पेशल एंट्रीज पढ़ी थी उसके ऊपर भी क्या गेम है क्या? देखो जो हमारी स्पेशल एंट्रीज थी ना प्यारे बच्चों, वो वाली बात समझो, उसमें समझो। स्पेशल एंट्रीज के अंदर जैसे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, हमें इनपुट एसेट कब बन रहा है? जब हम वो माल बेच रहे हैं। फार्मर ने, मेरी बात समझो, जो हमारा पहला एग्जांपल था, अगर वो फ्लोर मिल वाले भैया ने जो 100 रुपए का गेहूं अपने पास से खरीदा था, फार्मर से खरीदा था, वो वाला खुद कंज्यूम कर लिया, या तो वो घर ले गया, या उसमें आग लग गई, या उसने दान कर दिया, या फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, भाई उसके एवज में कोई GST कलेक्ट तो किया ही नहीं उसने तो बांट दिया, माल तो बिका ही नहीं कभी भी। तो यहां पर क्या होता है, जो हमारा इनपुट वगैरह चीजें होती है वो रिवर्स हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे गुड कॉस्टिंग ₹5,000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, कितना था 9%, तो 5,000 का 9% 450 था। जब माल खरीदा होगा आपने तो 450 GST भरा होगा। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसका रिटर्न कभी भी हमको मिलने वाला नहीं है। तो यानी जो मैंने GST भरा था ना, वो मेरा असेट नहीं था, वो मेरा एक्सपेंस था, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी बेटा मेरी क्या आ गई, ड्राइंग। और ड्राइंग क्या होता है बेटा, मेरा खर्चा। तो सारे को मैंने क्या मान लिया, खर्चा। इसको बोलते हैं, वो जो मैंने 2 पॉइंट छोड़े थे ना बेटा, ये वही वाला पॉइंट है, ये वही वाला पॉइंट है जो 2 पॉइंट मैंने छोड़े थे। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, GST पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। जो आपने GST भरा था वो अब रिवर्स कब हो जाएगा, जब देखो, जब परचेज रिटर्न हो जाएगी, जब कैश डिस्काउंट हो जाएगा, ड्रॉइंग बाय द प्रोपराइटर जो गुड्स लेके जाता है, गुड लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो सॉल्वेंट गुड्स बिकेम्स नॉट सेलेबल, सॉल्यूबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, मतलब वो सड़ गए, गल गए, खराब हो गए, अब कभी बिके गए नहीं, उसको ट्रैश करना पड़ेगा। ठीक है ना। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ, गुड गिवन एज डोनेशन, फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट, ये वही सारी स्पेशल एंट्रीज हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। मतलब गुड खरीद तो लिया, GST भर तो दिया, लेकिन वो बिक नहीं रहा, उसका कुछ और ही हो रहा है। तो आपको वो इनपुट जो आपने पहले डेबिट किया था, अब आपको उसको क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है जी। ये रही जी, देखो तो ये कहाँ गई, ये रही, रुक जाओ, ये नहीं है, ये आ गया जी। ठीक है ना। तो आपको इसका GST क्या करना पड़ेगा, खत्म। और देखो ना, गुड कॉस्टिंग भी 2,000 वर्ड डोनेशन, दान कर दिया, 2,000 का 9% होता है 180 रुपया। हाँ आ गया ना, देखो ये हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर हमने सैंपल लिख दो, सेल्स प्रमोशन लिख दो, एडवर्टीजमेंट लिख दो, टू परचेजेस, पहले वाली एंट्री आपको पहले से आती है, डोनेशन टू परचेजेस पहले से आती है, ड्राइंग टू परचेजेस पहले से आती है, पर GST जो था वो आपको अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई इफेक्ट मिलेगा नहीं। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर टू परचेजेस, GST भी गया। अच्छा ये तो नॉर्मल एंट्री आ गई, ये तो आपने स्टेशनरी खरीदी है।
आपने क्या खरीदी? स्टेशनरी। जब स्टेशनरी खरीद रहे हो तो जीएसटी भर दोगे। स्टेशनरी खरीद रहे हो ना तो जीएसटी भर दो। क्या एंट्री होती है? स्टेशनरी, अकाउंट डेबिट, इनपुट, इनपुट ये तो भर रहे हो ना बेटा अभी तो, ठीक है ना। कमीशन दे रहे हो उसके ऊपर जीएसटी आ गई। बैंक आपको कमीशन दे रहा है तो उसके ऊपर आप जीएसटी चार्ज करोगे तो आउटपुट। ये नॉर्मल एंट्रीज है, ठीक है ना। ऊपर वाली थी रिवर्स चार्ज वाली एंट्री, सही है, ठीक है जी। और देखो जैसे मशीनरी खरीदी आपने 50,000 रुपए की, जीएसटी भरा है, आ जाओ जी। ये रही मशीनरी खरीदी है, जीएसटी। रेंट दिया है, जीएसटी। टेलीफोन बिल दिया है, जीएसटी। आपने पुरानी मशीनरी बेच दी तो आप भी तो जीएसटी चार्ज करोगे। जब हम चार्ज करते हैं तो आउटपुट आ जाता है, ठीक है ना। यहां देखो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, जब आप ये देखो एंट्री पढ़ लो पहले, क्या है क्या है? पेड रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर द कस्टमर। आप कभी पीपी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर पे चले जाओ, वहां जाओ, खरीदना कुछ नहीं है, फिर भी आपको कॉफी ऑफर करेंगे, फिर भी आपको जूस ऑफर करेंगे। आप चले तो जाओ एक बार ही, आप जाओ ठाट बाट से जाओ, पूरा फैमिली जाओ और आप कोशिश करो कि भैया क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे, तो वहां पर वो आपके पास आएंगे, वो आपको बिस्कुट भी देंगे, वो आपको बिस्कुट नहीं बिस्किट्स देंगे, वो आपको चाय चाय भी ऑफर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर को रिफ्रेशमेंट्स देने के लिए आप खर्चा तो कर ही रहे हो, खर्चा तो कर ही रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेने चले जाओ तो कॉफी मशीन तो वहां पड़ी हुई, आप गाड़ी लो ना लो, गाड़ी खरीदो ना खरीदो, आप सिर्फ वैसे ही देखने चले गए, टेस्ट ड्राइव लेने चले गए, या आप स्कूटी लेने चले जाओ यार, वहां चले जाओ टेस्ट ड्राइव लेकर आ जाओ, वो भी आपको कॉफी ऑफर करेगा। या अपना जो स्टाफ कभी आप लेके, जैसे बताया ना वो 700 फॉलोअर हो गए, वो कह रहे हैं 700K फॉलोअर हो गए, तो वो कह रहे भैया बाहर चलो खाओ पियो, तो उसका भी जो मैं जीएसटी का बिल भरूंगा तो उसका मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, वो इसी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। 5,000 प्लस 9%, मतलब कितना हो गया ये? 9%, 9% तो 450 और 450 ऐसा करके कुछ आ जाएगा। तो मैं 5900 का बिल पे करके आऊंगा। तो यहां पर मैं जीएसटी इनपुट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ना तो ये मुझे कभी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस ऐसे वाली एंट्रीज में सीधा एंट्री आ जाती है बेटा, क्या आ गई? बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस टू बैंक, जीएसटी जोड़कर। सैलरी के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, प्रोफेशनल फीस के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, वो आपको सरकार को जमा कराना पड़ता है। समझ पा रहे हो? जो सारी बातें हमने थियरी में पढ़ी थी वो प्रैक्टिकल आ गई। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, जब आप कस्टमर को रिफ्रेशमेंट्स दे रहे हो तो उसके ऊपर जो जीएसटी होता है उसको आप रिबेट नहीं ले सकते हो, तो वो आपके बिल में ऐड हो गया। 5900 का 5900 आपका खर्चा है भाई साहब, वहां जीएसटी का कोई रोल नहीं है, सरकार से वो पैसा मांग नहीं सकते। सैलरी के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है तो विदाउट जीएसटी आ गया। प्रोफेशनल फीस, अगर आपने किसी वकील को फीस दी है तो उसको तो अलग दे दो 9,000 रुपए। अब 9,000 रुपए का जो परसेंटेज होगा वो हम सरकार को दे देंगे, लिखा है ना, सीधा सरकार को दे देंगे। जीएसटी पेड ऑन लॉयर फीस बताया था। एडवर्टीजमेंट के ऊपर जीएसटी देना नॉर्मल बात है। तो आपको थ्योरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल तो ऑटोमेटिक हो रहा है भाई साहब। अगर आपको लग रहा है सर बहुत फास्ट चले गए, अपने आप को समझ दो बाबू, हर एक की स्पीड सेम नहीं है, ये बात मैं एग्री कर रहा हूं। अपने आप को समझ दो, पहले जनरल का पहला क्वेश्चन कर लो, फिर दूसरा कर लो, फिर तीसरा कर लो, फिर ये चौथा कर लो, ये 4 क्वेश्चन जनरल के बना लो। आपको और कोई क्वेश्चन बनाने की नीड नहीं है, मेरा वादा है तुमको। फिर भी हिम्मत बची है, प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास आपकी बुक होगी, चाहे वो डीके गोयल लो, चाहे वो टीएस गरेवाल लो। बच्चों ने पिछली बारी अलग अलग किताबों का नाम दिया, मैंने सुना भी नहीं नाम, तो जो भी किताबें हैं वो आप कर लो। एनसीईआरटी के अलावा जाना थोड़ा, एनसीईआरटी में दम नहीं है भाई। अब ये आता है कैश बुक। अब बोलोगे सर कहाँ, मतलब देख रहे हो कितनी सारी ट्रांजेक्शन है। कैश बुक कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं 2 मिनट से पहले समझा दूंगा आपको, आप समझो। कैश बुक बनानी आनी चाहिए बस। कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट, ये आ गया कैश इन हैंड, ये आ गया ओवरड्राफ्ट। आता बनाना, जिसको कैश बुक चैप्टर नहीं आता वन शॉट देख कर आए, फिर समझ में आएगा। फिर कह रहे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, 16,000 रुपए चेक सेविंग अकाउंट से डाल दिया। कैपिटल इंट्रोड्यूस 4,000 कैश था, 16,000 बैंक में आ गया। कोई जीएसटी की बात ही नहीं हो रही, नॉर्मल चल रहा है। परचेज खरीदा है, माल खरीदा है शान ट्रेडर से लखनऊ 3,000 प्लस जीएसटी एसजीएसटी, दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट वाज पेड बाय चेक। 4,000 माल कितने का था? 3,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 200 रुपए का, तो कितना हो गया? 2,800 रुपए का सीजीएसटी एसजीएसटी। अब देखो माल खरीदा तो पेमेंट गई थी ना तुम्हारी चेक से, आओ जाओ जी, ये एक ही एंट्री है बेटा। देखो माल खरीदा 2,800 का, जीएसटी दिया 168, जीएसटी दिया 168, एंट्री हो गई। ये एक ही ट्रांजैक्शन है, ये एक ही ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, ये ट्रांजैक्शन एक ही है। अब समझ लो, आप पहले विदाउट जीएसटी क्या करते थे? सिर्फ बाय परचेज 2,800 रुपया,
अब उसके ऊपर जीएसटी लग गया तो वो भी तो क्रेडिट होगा, आपकी जेब से तो जा ही रहा है पैसा। हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक। कैश तो कमी हो रहा है ना बेटा आपके हाथ में, कैश या बैंक जो भी कह लो। गुड परचेज फॉर कैश, और उसमें आपने जीएसटी दिया है कितना, 4,006% ही आ गया। तो माल खरीदा 4,000 रुपए का कैश में, अब आपने जीएसटी भरा है, तो यहां पर भी भरा है, ऊपर भी भरा है, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। पहले एक आती थी, अब 3 में बट गई। आ रहा है मजा, थम्स अप देता यार प्लीज यार। ठीक है जी, और देखो और देखो, फिर क्या कह रहे हैं जी, सब कुछ सेम है। माल बेचा है मोहन को, अब ये देखो मोहन को बेचा है, तो ये एंट्री तो आएगी नहीं यहां पर, क्योंकि ये तो उधार वाली ट्रांजेक्शन है। ये तो कौन सी ट्रांजेक्शन है, उधार वाली ट्रांजेक्शन है, ये तो आएगी नहीं। इसके लिए हमने क्या बना दिया, जर्नल प्रॉपर। देखो इसके लिए हमें क्या बना दिया, जर्नल प्रॉपर, ये आ गया जी। वैसे तो ये कहां जाएगी बेटा, सेल बुक में जाएगी, कहां जाएगी, सेल बुक में, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जर्नल बना दिया। गॉट इट, गॉट इट। मतलब ये कैश बुक में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कैश बुक में, देखो कह रहे हैं कि प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक और जर्नल एंट्री कर दो जो ट्रांजेक्शन नहीं जा रही है। तो मोहन वाली ट्रांजेक्शन यहां पर नहीं जाएगी। वो क्यों नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि वो उधार वाली ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में सिर्फ कैश वाली जाती है। रिसीव चेक फ्रॉम राकेश 2450 का, ठीक है जी, चेक मिला है राकेश से। ये तो नॉर्मल एंट्री है ना बेटा, आप जीएसटी वाली एंट्री ढूंढ लो, बाकी सब तुमको आती है। डिस्काउंट वाली एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाती है, तुम्हें सबको पता है। जैसे देखो जीएसटी वाली, ये पहले एक समझा देता हूं, तुम्हारा कैश बुक भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम राकेश 2450, अलाउड हिम डिस्काउंट, ठीक है जी। कैश रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड राकेश से कितने का, 2450, लेकिन अभी जमा तो नहीं कराया। जमा कब कराएंगे भैया, बाद में कराएंगे ना, बाद में कराएंगे। देखो क्या लिखा है, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश, बाद में जमा कराया, देखो 10 अप्रैल को। तो यहां वाली एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड टू राकेश, यहां देखो हमने की होगी जरूर, चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड टू राकेश। अब ये वाला चेक आपने जमा कराया है, अब ये वाला चेक आपने जाकर जमा कराया है, तो 2450, ठीक है जी। अब देखो जीएसटी की एक एंट्री और ही बची है, जैसे फर्नीचर खरीदा होगा आपने, तो उसके ऊपर आपने जीएसटी भरा है। देखो एक ये जीएसटी की एंट्री बची है, बाकी सब तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक जीएसटी की एंट्री बची है, बाकी सब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है बेटा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये रहा ना, देखो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, माल बेचा है 700 रुपए का, और उसके ऊपर जीएसटी आया 6% 6%। इतना सिंपल गेम है बच्चों, इतना सिंपल गेम है बेटा, ठीक है जी। तो ये है जीएसटी, ये काम आ गया जीएसटी का, गॉट इट। कैश बुक का एक क्वेश्चन मैंने कराया है, मां कसम दे रहा हूं, कैश बुक का एक और क्वेश्चन आप करोगे, एक क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है जी। आगे देखें, अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है बेटा, वो परचेज बुक का आ रहा है। परचेज बुक का जो आपने एक फॉर्मेट बनाया था, परचेज बुक का आपने एक फॉर्मेट बनाया था, याद होगा आपको। वहां पर क्या था, डिटेल था, कॉस्ट था, फिर फ्रेट वगैरह आ गया, लेकिन यहां पर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और यहां आ गया फ्रेट है तो फ्रेट, टोटल आ गया तो टोटल। क्वेश्चन पढ़ते हैं, परचेज बुक बनाते कब हो तुम, परचेज बुक बनाते हो तब जब आप उधार पर माल खरीद रहे हो, ठीक है ना, माल खरीद रहे हो। भाई रिवाइज कर लो यार, मैंने बना रखा है यार अदर बुक्स का, तुमने बड़ा प्यार व्यार दिया नहीं उस लेक्चर को, थोड़ा फैलाओ यार उस लेक्चर को। परचेज गुड फ्रॉम जोशी ब्रदर्स कोलकाता, कोलकाता, ओहो यार, ऑन क्रेडिट वाइड इनवॉइस नंबर 210, 10 फिलिप ट्यूबलाइट 200 रुपए की प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, 50 क्रम्पटन के बल्ब थे 100 रुपए का एक, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, और ट्रेड डिस्काउंट था 10%। ठीक है, सिंपल है। देखो क्या थे भैया, 10 फिलिप की ट्यूबलाइट है, तो 10 ट्यूबलाइट होगी 200 की एक, 2000 रुपया। फिर आया भैया 50 क्रम्पटन के बल्ब 100 रुपए के, 50 क्रम्पटन के बल्ब 100 रुपए के, 5000 हो गया। टोटल आ गया भैया हमारा 7000 रुपए, लेस आ गया 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना आ गया 63,000 रुपए। ये आ गई बेटा हमारी टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू पे 6% जीएसटी लगाया, 378 एक ही होगा ये, टोटल आया 7056, ये आ गया टोटल 7056। 6300 रुपए कॉस्ट थी, ये आ गई, जीएसटी आ गया ये, जीएसटी आ गया ये, टोटल आ गया ये, और ये ना इनपुट था आईजीएसटी था, ना ही फ्रेट इनवर्ड थे। ठीक है जी, ना ही फ्रेट इनवर्ड थे, गंदा कर दिया ज्यादा, इसको हटा दो बस। तो ये आया 7000, फिर इसमें से माइनस किया 6300, और फिर इसमें ये जोड़ा तो आया 7056, और ये हमने अमाउंट डिवाइड कर दिया। और देखो दूसरी एंट्री,
परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, दिल्ली का बंदा है, दिल्ली का बंदा है। हम कहाँ के? कोलकाता के हैं भाई साहब। कोलकाता आती खून खोल जाता है, पता नहीं क्यों। हर देश, पूरे देश की बात ही यार। अब जितनी डिबेट करो उतनी कम है, ठीक है ना। खराब बात है, पता नहीं क्या होगा हमारे देश का। दिल्ली, अब हम देखो आईजीएसटी लगाएंगे। क्यों क्यों लगाएंगे आईजीएसटी? क्योंकि हम कोलकाता के हैं और ये कहाँ का बंदा है? दिल्ली का बंदा है। 25 हीटर 800 रुपए के हैं। देखो 25 हीटर है 800 रुपए के, 20,000 हो गया। 15 क्रम्पटन फैन है 1600 रुपए का, 24,000 हो गया। बिल बन गया 44,000, लेस आ गया 10% ट्रेड डिस्काउंट 4400, 39600। 12% क्या लगाया बेटा? आईजीएसटी लगाया। ये आ गया देखो 39600। अब ये दोनों नहीं है, आईजीएसटी है, ये नहीं है, टोटल आ गया। इसके बाद एक ट्रांजेक्शन और है। क्या खरीदा बेटा? देखो ये भी कहां का बंदा है? दिल्ली का बंदा है। तो यहां पर भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। 5 डजन फिलिप के बल्ब खरीदे हैं और आईजीएसटी 25 पावर प्लग खरीदे हैं, ट्रेड डिस्काउंट लगा 10%, फ्रेट चार्जेस भी है कितना? 100 रुपए का। ये आया देखो 5 डजन फिलिप बल्ब, 25 पावर के प्लग, ट्रेड डिस्काउंट आ गया 10%। ये रहा देखो ट्रेड डिस्काउंट 7200, फ्रेट चार्जेस भी जोड़े, फ्रेट चार्जेस भी जोड़े, उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं हम? जीएसटी। देखो 7300 रुपए जीएसटी लगा, 8176 ये लग गया जी, ये आ गया जी। अब ये दोनों तो है नहीं, इनपुट आईजीएसटी आ गया, ये आ गया, टोटल आ गया। इनका टोटल कर लो, करना है तो कर लो। टोटल आ गया, बोला क्या बढ़ा? क्या बढ़ा? ये 2-3 कॉलम ही तो बढ़े हैं, और क्या बढ़ा है? बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है कि नहीं है? सेम ऐसी बनानी है बेटा आपको सेल बुक। यहाँ आउटपुट 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 और फ्रेट इनवर्ड, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड होगा। ये क्या होगा? फ्रेट आउटवर्ड। जब माल बेचते हो तो फ्रेट आउटवर्ड कहते हो ना। ये आ गया, समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? यहां पर क्या लिखते थे, याद है तुमको? क्या भूल गए? क्या लिखते थे? परचेज अकाउंट डेबिट। जल्दी से ये बता दो कि यहां पर क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं किस किस को आता है और कौन कौन यहां तक पहुंचा है। 1.5 घंटा पढ़ा है कोई, ये भी तो देखना पड़ता है ना। बच्चे आते हैं 6 मिनट में निकल जाते हैं। सब्र चाहिए ना भाई, कॉन्सेप्ट एलिवेट करने के लिए, समझे? तो ये था बच्चों हमारा जीएसटी ओवर। करना क्या है आपको? थ्योरी इतनी क्रिस्प कर लो कि हिल ना पाए। दूसरा, जर्नल के कम से कम 5 क्वेश्चन, कैश बुक के कम से कम 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन परचेज बुक का, एक क्वेश्चन अदर बुक्स का, और मतलब सेल बुक का, एक क्वेश्चन कर लेना परचेज रिटर्न और एक कर लेना आपका वो। अब देखो, अब जो बच्चा यहां तक पहुंचा है उसके लिए गिफ्ट भी देते हैं बेटा। एक चीज होती है उसको बोलते हैं जीएसटी सेट ऑफ करना। जीएसटी सेट ऑफ करना, कैसे जीएसटी सेट ऑफ करते हैं? ठीक है, कैसे जीएसटी सेट ऑफ करते हैं? जब ये लेक्चर पोस्ट होगा तो मैं पहला कमेंट पिन करूंगा और पूछूंगा कितने बच्चों का जीएसटी सेट ऑफ आ रहा है। क्योंकि अब मैंने जब अपने पेड बैच में पूछा था और जब मैंने पेड बैच में कराया, टू बी वेरी ऑनेस्ट कराया है। जब मैं अपने पेड बैच में पूछा और जब मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों से पूछा तो मान लेते हैं 100:5 का था, मतलब 5:100 का एक वो आया था रेशो। 100 में से 5 बच्चों का पेपर में आ रहा था। अगर ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब पर अच्छे लाइक्स आ गए इस कमेंट को, अच्छे लाइक, वो मैं डिसाइड कर लूंगा कितने अच्छे लाइक आ गए इस कमेंट को, तो बेटा मैं जीएसटी सेट ऑफ सिखा दूंगा। ठीक है, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू सेट ऑफ जीएसटी, बढ़िया थंबनेल बनेगा, क्लिकबेट। ठीक है ना? तो समझ में आ गई बात। इसको बोलते हैं जीएसटी सेट ऑफ करना। क्या होता है जीएसटी सेट ऑफ? वैसे फाइनल अकाउंट्स में सीखना पड़ता है, लेकिन यहां पर भी एक आधा क्वेश्चन है जो कि आपको आना तो चाहिए, लेकिन अगर आपके स्कूल में नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो किसके स्कूल में आ रहा है किसके नहीं, वो कमेंट डिसाइड करेगा, एक पोल डिसाइड करेगा। ठीक है जी, मिलूंगा अगले लेक्चर में। तब तक इतना काम कर लेना, हाथ जोड़ के विनती है, बीआरएस का 1 शॉट बनाऊंगा। तुमने ऐसा बीआरएस पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। वो जो इमेज जो मैंने बनाई है, जो एक हाइपोथेटिकल कहानी मैंने बनाई है पिछले कई सालों से, वो तो मेरी अपनी पर्सनल है यार। वो तो कोई अगर कोई और पढ़ा रहे थे हम समझ लो तो कॉपी कर रहे हैं, वो तो कॉपी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बीआरएस का ऐतिहासिक लेक्चर बनाऊंगा, समय दे देना बस थोड़ा सा, रोज कमेंट मत करना। ठीक है जी, कमेंट करते हो जैसे प्यार है तुम्हारा। तो अगला लेक्चर मेरा आएगा बीआरएस के ऊपर। जीएसटी सेट ऑफ करना है नहीं करना ये बता देना, वो भी करा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। प्लेलिस्ट बनानी है मुझे इस लेक्चर में, जो इस चैनल पर जो आज तक किसी भी
कॉमर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ना बनी हो, ऐसी प्लेलिस्ट बनानी है कि बच्चों की ट्यूशन की फीस, मुझे पता है मैं अपनी पेट पे लात मार रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की ट्यूशन की फीस खत्म करनी है मुझे, ऐसा लेक्चर बना देने। ठीक है जी, और आप लोगों का सपोर्ट और साथ चाहिए उसके लिए, तो ऐसे लेक्चर्स को जरूर फैलाया करो, सिर्फ खुद मजे मत, कहता ना खुद बूंदियां लूटते रहते हो, सब में बांटा करो, सब में बांटा करो, वो बहुत जरूरी है। कर भला तो हो भला, हमेशा से कहता हूं मैं। तो भैया ये वाला लेक्चर भी दूर तक फैला देना, बड़े मन से बनाया गया लेक्चर है। जीएसटी सेट ऑफ डिसाइड कर लेंगे, अगला लेक्चर बीआरएस का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस